और मुझे उनके पास ले गई। उनका कॉलेज है, अकाउंटिंग कॉलेज है, नवीद हसन सैयद साहब, वेरी रिनाउंड नेम इन द अकाउंटिंग फील्ड। अच्छा, शादी आपकी मतलब अपनी फर्म में हमारे सीनियर उनके साथ हुई। जी। तो वो क्या लव स्टोरी? मैंने कहा कि नासिर मनीष साहब हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी फर्म है, आप इधर भेजते हैं। तो उन्होंने ना खिड़की से मुझे इशारा किया और कहा कि ये नीचे डेवो की बस है, यहाँ से चलती है 16 नंबर, और तुम्हारे घर के बिल्कुल पास उतारती है। क्रू में जॉब की, उसके बाद आप जनाब नेस्ले, नेस्ले से एफसी, एफसी से फिर पेकरा, और माशाल्लाह आप इतनी ग्रोथ अचीव करी है। वहाँ पे मेरे एक पार्टनर है अमीर अली, अब उनका नाम है, मैं इनका नाम भी ले लेती हूँ और उनका मैं शुक्रिया तो बहुत अदा करती हूँ, फिर करूंगी। अच्छा, लास्ट में वो लोग जो सीए में आना चाहते हैं, वो गर्ल्स जो सीए में आना चाहती हैं और सोचती हैं कि आए या ना आए, मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, उनको क्या एडवाइस दें? अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। Starting from a humble background to an exceptional position in one of the biggest institution या रेटिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान। और हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उनसे डिटेल में उनके जर्नी के बारे में पूछते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद है मैम अनम गयूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अली, एक तो आपके इनविटेशन का और इतना पॉजिटिव इंट्रोडक्शन का, सो आई एम फीलिंग वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी हेयर। बहुत शुक्रिया मैम, आपके वक्त निकालने का शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट की, आपने टाइम दे दिया। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी मसरूफियत है, फिर फैमिली लाइफ है। ज़ाहिर बात है, जॉब के बाद हर बंदा कहते कि अब हम घर जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अच्छा मैम, हम ये चाह रहे हैं कि इस तरक्की और कामयाबी के पीछे जो असल स्टोरी है ना, उसको एक्सप्लोर करें और बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने ऑडियंस तक ये बात पहुंचाएं कि सीए की क्वालिफिकेशन और सीए के बाद ये सारी कामयाबी एक कंसिस्टेंट एफर्ट और जो है ना हार्ड वर्क रिक्वायर करती है। हम ज़रा उसकी तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से कि आप शुरू से ही लाइक फाइक थी, स्कूल में पोजीशंस आती थी या बस दरमियाने एवरेज ही चल रही थी? अच्छा अली, अब ना थोड़ा सा इसको और बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि मैं बहुत लाइक फाइक थी या मैं एक एवरेज बच्चा थी, तो पढ़ाई का तो बहुत शौक कभी से नहीं था। लेकिन जो मेरी वालदा है ना, उनको बहुत शौक था कि उनके बच्चे बहुत पढ़ें, और उन्होंने अपने लिए एक आप कह लो कि एक मिशन बनाया हुआ था। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ उनकी, मेरी एक छोटी बहन है और सबसे छोटा भाई है, तो फैमिली में हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी होने के नाते जितने उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे मेरे ऊपर हुआ करते थे। तो मैंने जब मैट्रिक किया ना, सो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो हमारी फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन आवर फैमिली। उनका कॉलेज भी है अपना, अकाउंटेंसी कॉलेज। तो जिस दिन मैंने मैट्रिक के आखिरी एग्ज़ाम दे के मैं घर आई ना, सो 3 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी यूजली। अब मेरी जो वालिदा हैं उन्होंने कहा कि ये तो 3 महीने घर बैठेगी और कुछ नहीं करेगी, तो मैं काम करती हूँ, उनको ना उनके पास लेके जाती हूँ। मैं मुझे उनके पास ले गई। उनका कॉलेज है, अकाउंटिंग कॉलेज है, नवीद हसन सैयद साहब, वेरी रिनाउंड नेम इन द अकाउंटिंग फील्ड। सो मुझे उनके पास ले गई। उन्होंने कहा कि भाभी काम करें, एक ना नई सर्टिफिकेशन आई है, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, कैट उस ज़माने में उसका नाम हुआ करता था। तो इसने क्या घर बैठ के करना है ना, तो भेज दिया करे मेरे पास, क्लासेस ले लिया करेगी। अब मैं कहूँ यार 3 महीने की छुट्टियां और मेरे प्लान्स कि मैं सोऊंगी, टीवी देखूंगी, ये करूंगी, तो अम्मा ने तो एक दिन छुट्टी नहीं करने दी और बस्ता उठाया और कहा चलो जी कॉलेज चले जाओ। तो मैं उनके पास आना शुरू हो गई। हाँ, वहाँ पे मैंने जब तक रिजल्ट आया मैंने वो कैट की कुछ क्लासेस वगैरह पढ़ी। अच्छा, उससे भी पहले ना मुझे अकाउंटिंग का इतना पता नहीं था, दो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो थे। सो जब वो मुझे लेके गई ना, उन्होंने कहा कि आपने मेरे से कुछ पूछना है, तो मैंने कहा मुझे बस इतना बता दें अकाउंटिंग होती क्या है। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है। मैंने कहा जैसे बायोलॉजी में हम सेल्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग में क्या पढ़ेंगे, क्या होती है ये। अच्छा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम ना कल से आ जाना। अब बिल्कुल ही अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं, ये भी नहीं पता कि अकाउंटिंग होती क्या है। खैर मैं आ गई उनके पास, और अम्मा पे भी गुस्सा के यार छुट्टियां नहीं इंजॉय करने देती, भेज देती हैं। आ गई उनके पास, कैट पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो चीज़ें भी समझ आना शुरू हो गई। मेरी अम्मा ने आके टीचर से भी मिलना, उनसे भी पूछना कि वो कैसी जा रही है। उन्होंने कहा तो कर लेगी, हमें नज़र आ रहा है पोटेंशियल है, तो कर लेगी। खैर जब रिजल्ट आया तो नंबर इतने अच्छे नहीं थे, मेडिकल में जाने का शौक भी नहीं था, बहुत बुरे भी नहीं थे, अच्छे नंबर थे, बट मेडिकल वाली साइड ना शौक था ना इरादा था। तो मैंने कहा इसको ही कंटिन्यू करते हैं, कैट ही करते हैं। तो तब मेरी अम्मा को तब लगा कि यार अगर इसको मैंने कैट ही करा दिया, आगे ना चल सकी फिर,
तो उन्होंने मुझे एफएससी में एडमिशन ले दिया। अब वो कहती थी सुबह जाओ एफएससी में किताबें पढ़ो, अपनी एफएससी करो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ, शाम में आओ तो कैट करो। अच्छा, मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई। एक तरफ मैं कैट करती थी, दूसरी तरफ आके मैं एफएससी करती थी। तो अल्लाह का शुक्र तो कैट जनरल भी, साइंसेस के जो सब्जेक्ट है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, उन्होंने कहा इसको ये रखवा दो, ये थोड़ा सा जो है ना कुछ हेल्प कर देगा। तो वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा बट चलो कुछ हेल्प कर देगा। सो मैंने कैट किया, वो अल्लाह का शुक्र है 1 साल की डिग्री थी वो हो गई। जब वो हो गई तो उन्होंने कहा इसको एसीसीए में करवा देते हैं आगे। अब ये मेरी अम्मा की डिसीजन है, मैं कहीं खुद डिसीजन नहीं ली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इसको एसीसीए में करवा देते हैं। तो मैंने वहाँ एसीसीए शुरू कर लिया। एसीसीए शुरू हुआ, एफएससी कंप्लीट हो गई। मेरी अम्मा को फिर यकीन नहीं कि अच्छा एसीसीए में कोई पेपर नहीं रहा, थ्रू आउट निकलते जा रहे हैं। अम्मा ने कहा नहीं भाई इसको बैचलर्स भी साथ कराओ। जो सुबह का पास इसका टाइम बचता है ना, क्लासेस तो शाम को होती हैं, 2-2 3-3 घंटे की क्लास होती है। तो सुबह जाए और बैचलर्स करे रेगुलर कॉलेज के अंदर। उन्होंने मुझे एडमिशन कराया और रात को जाए अपना, शाम को जाए अपना एसीसीए करे। सो मेरी जर्नी इस तरह रही। मैंने कैट किया, कैट के पैरेलल एफएससी की, बैचलर्स किया, बैचलर्स के पैरेलल मैंने एसीसीए किया। अच्छा, जब एसीसीए ख़त्म हो रहा था तब अकाउंटिंग की भी समझ आना शुरू हो गई, चीज़ें भी कुछ पता चलना शुरू हो गई। फिर नवीद साहब खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको देख के एक बंदे को हुआ भी कि एक एफसीए बंदा और चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा और क्या डिग्री होती है और क्या मतलब उसकी स्टैंडिंग होती है। तो शौक चढ़ा के अब सीए करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे सीए करना है। अब एसीसीए कंप्लीट हो गया, आखिरी पेपर दिया हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था। उन्होंने कहा अच्छा सीए करना है तो उसके लिए आर्टिकल्स करने होते हैं। मैंने कहा अच्छा वो क्या होते हैं आर्टिकल्स? नहीं पता आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है इसके बारे में भी सोचते हैं ना, अभी आखिरी पेपर दिया ना तो वेट करो फिर सोचते हैं, तब तो कुछ और देख लो कुछ और करना है या नहीं करना। खैर मामा ने भी बात की कि अब क्या कराया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आर्टिकल्स का कह रही है ना, तो मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरा ख्याल है कि इनको ना उनके पास भेज देते हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे अब्बा को बुलाया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, बाई चांस मेरे अब्बा भी उन्हें जानते थे, वो भी उनके फ्रेंड थे। तो मैंने कहा आप ये नासिर मुनीर साहब हैं, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी फर्म है, आप इधर भेजते हैं। तो मैंने अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ था एसीसीए का, मैं उनके पास चली गई, मेरे अब्बा मुझे ले गए उनके पास। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुबह से आ जाओ फर्म में, रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे, सीए करना है सीए कर लेंगे, कुछ और करना है कुछ और कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, तो तुम सुबह से फर्म आ जाओ। सो मेरी जर्नी अकाउंट्स में आने की और सीए में आने की कुछ इस तरह से रही, जो बहुत ज़्यादा मदर डोमिनेटेड थी। उनको शौक था, उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएं या कुछ पढ़ लें। सो दैट्स हाउ मैंने एसीसीए किया, कैट किया और फिर सीए की फील्ड में मैंने आर्टिकल्स ज्वाइन किए। जबरदस्त। ये तो मुझे लग रहा है कि स्कूल की कंटिन्यूएशन। हाँ बिल्कुल स्कूल की कॉन्टिन्यूएशन है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मैट्रिक के बाद कोई एक ऐसा दिन भी हो जहाँ पे मैंने ना स्कूल या कॉलेज की शक्ल ना देखी हो। तो जब तक उनके हाथों में रहे हैं वो यही चलता रहा है। आपने अच्छा अब यहाँ पर हम रुक के एक बार पूछते हैं कि अभी कॉलेज में तो माहौल कंफर्टेबल होता है, आप इंस्टीट्यूशन में होते हैं, फिर उसके बाद जब आप फर्म ज्वाइन करते हैं तो आप ना एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ पहली बार इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और उसमें कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अच्छा, एक तो आपने कहा कि कॉलेज की एनवायरनमेंट बड़ी कंफर्टेबल होती है, दूसरा इसके साथ ना एक और चीज़ भी बड़ी लिंक थी। कॉलेज था मेरे ताया का, उनके साथ मैं स्कूल आया कॉलेज आया करती थी, उनके साथ चली जाया करती थी। तो कभी वो कॉलेज वाली फीलिंग आई नहीं। मतलब सब लोग डर के मेरे से कोई तरह से बात भी नहीं करते थे। दूसरा उन्होंने भी देखा होता था ये किधर आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरी कभी क्लास में अटेंडेंस, मैं आई हूँ बट मैंने अटेंडेंस नहीं मार्क की, तो वो एक्चुअली टीचर से पूछा करते थे कि वो क्लास में नहीं है किधर है। तो आप एक बड़े क्लोज्ड मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट के अंदर थे जहाँ पे आपको मतलब मुझे भी किसी किस्म के ट्रबल नहीं थे। मेरे लिए तो एक सेकंड होम था ना, मैं उनके दफ्तर में आराम से बैठी हूँ, अब्बा ड्रॉप कर रहे हैं या वो ड्रॉप कर रहे हैं, हम साथ जा रहे हैं। तो कभी एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर किसी किस्म की मेरी आप कह लें कि इंट्रोडक्शन था ही। हाँ, जिस दिन मैं फर्म में गई हूँ मुझे आज तक वो नासिर साहब की बात याद है। मैं उनके कमरे में, मैं और मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे और नासिर साहब बैठे हुए थे। जब मैं आर्टिकल्स के लिए उनके पास गई तो उन्होंने ना खिड़की से मुझे इशारा किया और कहा कि ये नीचे डेवो की बस है, यहाँ से चलती है 16 नंबर और तुम्हारे घर के बिल्कुल पास उतारती है। तो आज से ना अपने अब्बू की उंगली छोड़ दो, तुम यहाँ से सफ़र तुम्हारा इंडिपेंडेंट सफ़र शुरू हो रहा है और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ से तुम आगे इंडिपेंडेंट अपना सफ़र शुरू करो। सो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलना, बहुत लंबा टाइम हम आर्टिकल्स के अंदर अपना स्पेंड किया करते थे, दफ्तरों में, घरों में नहीं। सुबह 9 बजे के निकले हैं और बहुत बहुत लेट सिटिंग्स भी की हैं, बहुत डिफरेंट लोगों से मिले। सो वो एक मेरे जैसा बंदा, एक तो जो घर का सबसे बड़ा है ना, उसने ये एक्सपोजर कभी देखा ही नहीं अपने घर में। अब्बा और अम्मा बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्कूल से पिक कर रहे हैं, अभी बहन भाई छोटे हैं, सो कोई और जॉब करता हुआ बंदा भी नहीं देखा। सो उसके लिए इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, थोड़ा सा
मुश्किल भी लगता है। सबसे ज़्यादा तो ये मुश्किल लगता था कि 9 से 8 बजे तक दफ्तर में बैठना कैसे है। मतलब आप आए हैं, घर बैठे हैं और खाना शाना मिल गया, कभी कोई इंडिपेंडेंट काम भी नहीं किया, अकेले सफ़र कैसे करना है। जबकि जब आप आर्टिकल्स में आते हैं तो आपको कहा जाता है ना कि अब ये क्लाइंट है, अब आपने यहाँ पे पहुँचना है, उसके बाद इस क्लाइंट पे पहुँचना है। सो जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस है, वो टफ भी था, वो चैलेंजिंग भी था, बट मुझे लगता है वो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी था। क्योंकि अगर आपको फॉर्म में वो एक्सपोजर ना मिले ना, तो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग ही नहीं हो पाती, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि आप किसी से बात कर सकें। तो शायद ये कि हमारी जो फील्ड है वो थोड़े से डिफरेंट फील्ड्स से मुख्तलिफ भी, अगर मैं कहूँ इस तरह से है कि आपको आर्टिकल्स के अंदर जो एक्सपोजर मिलता है ना, वो किसी और फील्ड में हार्डली मिलता है। वो आपको ज़िंदगी के वो काम सिखा देती है जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है, अपने क्लाइंट्स के ऊपर जाके अपनी बात कैसे करनी है। तो वहाँ पे आप सीएफओ से भी बात कर रहे होंगे, बहुत सीनियर मेंबर से भी बात कर रहे होंगे, अपने ऑफिस के एटिकेट्स कैसे देखने हैं। सो चैलेंजिंग फेज था, मुश्किल फेज था, लेकिन वेल एग्जीक्यूटेड फेज था। उसके अंदर बहुत सारी सपोर्ट हमारे सीनियर्स की भी है, और आज तक मैं उनका रिगार्ड भी इस बात पे करती हूँ कि उन्होंने सिखाया। हमारे जो पार्टनर्स हैं, डेफिनेटली वो उनका जो रोल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, सीए स्टूडेंट के लिए। टीचर्स आपको सिखाते हैं बुक से, जो फर्म के पार्टनर्स और मैनेजर्स होते हैं वो आपको सिखाते हैं कि आपने ज़िंदगी में कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो वो जो रोल है वो सारी ज़िंदगी फिर आपको लेसन लगता है। सो कभी आपको फर्म में रगड़ा मिलता है, बहुत मिलता है, मुझे भी मिला। मुझे याद है कई दफ़ा मैं बड़े आंसुओं के साथ रोई भी हूँ। और हम कभी अब बड़े अच्छे फ्रेंड हैं जो हमारे फर्म के मैनेजर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा रुलाया भी। उस टाइम बड़ा गुस्सा भी आया कि ये क्या मतलब इनकी ज़िंदगी का नहीं पता, ये क्या कर रहे हैं, रात को लेट सेटिंग्स करा रहे हैं, मैंने जल्दी घर जाना है। लेकिन आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंची हुई हूँ, मैं जब बैठ के सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अगर उन्होंने मेरे साथ उस वक्त वो यह ना किया होता तो शायद मैं बाकी प्रेशर्स को अच्छे से हैंडल ना कर सकी होती। तो चैलेंजिंग थी, बट एग्जीक्यूटेड जर्नी थी। ज़बरदस्त, आपने काफ़ी बताया कि थ्रू आउट आर्टिकल्स कैसा रहा। अच्छा, आर्टिकल्स के दौरान ना आप, एक तो ये वाला चैलेंज कि आपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे जाना है, तो जो सर ने आपको कह दिया कि यार ये बस है, इस पर आप लोग को जाना है, तो फिर जो क्लाइंट्स पे जाने का मामला होता था वो कैसे मैनेज किया? अच्छा, वो भी फिर हम खुद ही मैनेज, मतलब वो आदत इतनी हो गई थी शुरू में, तो मतलब अब्बा को कॉल तो नहीं कर सकती थी ना कि अब मैं आज इस क्लाइंट पे बैठी हूँ और मैं 2 घंटे बात कर दूँ कि मैंने अब इस क्लाइंट पे जाना है, तो आप आए हैं, किसी को भेजें जो मुझे लेके उस क्लाइंट तक जाए। तो वो खुद ही मैनेज करना था। तो वो पहली दफ़ा का तो डर बहुत ज़्यादा था, अकेले जाना, अकेले बात करना, डरे से में बैठे हुए, लेना कैसे है, बस कैसे लेनी है, रक्षा, जो भी आपने जिस भी कन्वीन से जाना है, आपने जाना कैसे है। तो वो एक डर। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये था कि सपोर्ट, मैं एक फर्म की भी यहाँ पे एक बात करूँगी कि वहाँ से भी बड़ी अच्छी सीनियर्स की सपोर्ट थी, एक कलीग्स की बहुत अच्छी सपोर्ट थी। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वो डर निकल गया। अदरवाइज वो थी एक चैलेंज, मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कभी अकेले ट्रेवल ही नहीं किया था। जब जाना है फैमिली के साथ जाना है, और फैमिली ही ने पिक करना है। सो वो शुरू में मुश्किल लगता था, लेकिन वो वक्त निकल गया। अच्छा, इसके अंदर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, अब मुझे आपसे बात करते हुए याद आ रहा है। हम बात करते हैं ना डिस्कम्फर्ट की, ट्रैवलिंग की। तो मैंने फॉर्म ज्वाइन किया हुआ 2-3 साल हो गए होंगे। मैं उसी तरह बस ली और घर के पास उतरी। जैसे ही मैं उतरी ना, मुझे लगा कि एक शख्स जो है ना वो मुझे फॉलो कर रहा है। मेरा घर बहुत करीब है बस के स्टॉप से। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। शख्स ने भी एक्चुअली मैं फॉलो भी कर रहा था। तो बाई चांस मुझे मेरे अब्बा भी नजर आ गए, करीब ही खड़े हुए थे, उनके घर बहुत करीब था वहाँ से। तो मैंने उनको इशारा किया कि ये मुझे फॉलो कर रहा है। खैर वो चले गए, वो साहब जो भी पीछे आ रहे थे। मैं घर चली गई और मैं बहुत डरी और सहमी कि अब मैं कैसे अकेले जाऊंगी, कल भी जाना है, तो अब तो मैं अब्बा के साथ ही जाऊंगी, वही छोड़ेंगे, वही लेकर आएंगे, मैंने तो नहीं जाना। अच्छा, मैं सुबह उठी, मेरे अब्बा आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं। उन्होंने, तुमने दफ्तर नहीं जाना? मैंने कहा हाँ, तो आप छोड़ के आए ना, मैं तो नहीं जा रही। तो मैं क्यों छोड़ के आऊँ, उठो जाओ, जैसे रोज जाती हूँ आज भी जाओ। मैंने कहा नहीं, वो मुझे तो डर लग रहा है, आपको नहीं पता रात मेरे साथ क्या होने लगा था, और आप मुझे सेव किया और इतना सब कुछ, तो मैं तो बहुत घबराई हुई, मैं नहीं अकेली जाऊंगी। कहा नहीं, तुम अकेली जाओगी। अच्छा, मैं बस्ता उठाया है, लैपटॉप पकड़ा है, अब मैं डरी डरी पीछे भी देख रही हूँ, आ रही हूँ, और अब्बा पे भी गुस्सा चढ़ा हुआ है कि यार मतलब नाम से नाश्ता करें, 2 मिनट छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। बस पकड़ी है, बस मैं भी घबराई हुई हूँ। ऑफिस उतर रही हूँ, शाम को दोबारा कॉल की कि मुझे लेने आ जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगा, खुद ही आओ। फिर घबरा के घर आई। बड़े अरसे के बाद ना उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं ना, उस दिन मुझे गुस्सा बड़ा आया था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आया था, कि आपको शायद मेरी परवाह ही नहीं है, मैं मुझे अकेले भेज दिया। उन्होंने कहा तुम गई हो ना, मैं पीछे गाड़ी ले लेके तुम्हारे साथ फॉर्म में था।
और शाम को भी तुम्हारी छुट्टी होने से पहले मैं गाड़ी ले लेके पीछे था, लेकिन अगर मैं उस दिन तुम्हें अकेला बस में ना भेजता ना तो शायद तुम कभी भी ना जा पाती। तो शायद ये जो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस होता है ना, कोई ऐसे इवेंट के ऊपर, कोई ऐसी इशू के ऊपर, जो पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों को कैसे देना, उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रखा, वो मेरे साथ साथ आई, मुझे नहीं पता था वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक कॉन्फिडेंस मुझे दिया कि अगर उस दिन मुझे डरा के खुद छोड़ आते, उनके लिए मुश्किल नहीं था, तो शायद मैं दोबारा कभी के लिए ट्रैवल ही ना कर सकती। सो पेरेंट्स का हाथ, कि उन्होंने बच्चों के अंदर डर को कैसे निकालना है, उन्हें कंफर्ट कैसे देनी है। फॉर्म्स में हमारे सीनियर्स की सपोर्ट, कि आपको उस टाइम सीनियर्स की बात बुरी लग रही है, लेट सेटिंग्स करा रहे हैं और आप रोई जा रहे हैं कि घर जाना है, इतनी देर हो गई भी है, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये प्रेशर उस टाइम आपके ही फायदे के लिए किया जा रहा है। उस टाइम शायद बच्चों को बुरा लग जाता है, मुझे भी लगा था, मैंने भी बहुत बुरा भरा बोला था, अपने अब्बा को भी बोला, फर्म में पार्टनर्स को भी बोला, मैनेजर्स को भी बोला करते थे कि क्या उनको पता ही नहीं है चीज़ों का। लेकिन अब जब आप रियलाइज़ करते हैं ना, वो आप ही के बेहतरी के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो ज़बरदस्त। इसी आर्टिकल के फेस पर थोड़ी सी डिस्कशन मैं और चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिकल जब आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपके केस में तो दैट वाज क्वाइट सिंपल कि अब्बू गए और ज्वाइन कर लिया, तो वो वाली बात होती है कि कैसे मिले, कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिए, वो वाला सीन तो आपका नहीं है। बट आर्टिकल्स में जब आप इंडक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ नहीं होता, फिर आप एक आम बच्चे होते हैं जैसे बाकी सब आते हैं, आप उस तरह नहीं होते। अच्छा, उसमें जूनियर की कैपेसिटी जो होती है, आप किसी क्लाइंट पर जाते हैं, आपको पहली बार कुछ भी नहीं आता होता। अच्छा, फिर आप उस क्लाइंट पर चले जाते हो और आपको सीखना होता है। अच्छा, जितना ज़्यादा मतलब जितने ज़्यादा आपको काम नहीं आता, आप उतने डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पे कि वो आपको सिखाए। अच्छा, वो फेज को कैसे डील करना चाहिए, खासतौर पे तब जब आपका सीनियर कोई मेल है और आपने उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करना है कि आप उससे मैक्सिमम बातें सीखें और उससे आप डेवलप हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे वो स्ट्रगल, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में मेरे, मैं कहती हूँ बहुत ही खुशकिस्मत लोगों में से मैं होंगी जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे देखनी नहीं पड़ी। ना ही मुझे क्वालिफिकेशन किस साइड के ऊपर जाना है, शायद वो मेरा अल्लाह ने बहुत ही आसान कर दिया। फॉर्म में जाना है, अल्लाह ने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी। लेकिन आपकी बात बड़ी ठीक है कि जब आप आ जाते हैं ना, when you stepped into the room is equal to everyone, irrespective कि आप पार्टनर के बेटे हैं, irrespective कि आप किस जगह से आए हुए हैं, वो सबके लिए इक्वल है। बल्कि मेरे केस में मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज द पर्सन नोज मी, नोज माई फैमिली। तो वो आपको एक उनका जो रख रखाव है ना, वो भी देखना पड़ता है कि ये ना हो कि उन्होंने तो बड़े मान से मुझे भेज दिया और वो कहेंगे तुमने किसने कमी को मेरे पास भेज दिया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो डबल हो जाती है। तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं आता था, वाकई बिल्कुल नहीं आता था। वाउचर किसे कहते हैं, लेजर्स किसे कहते हैं, जरूर पढ़ा हुआ था, इसी से किया हुआ था, लेकिन पंच करना, फोटोकॉपी करना मशीन में, मतलब पहले ही दिन मैं फर्स्ट डे मैं जिस दिन फॉर्म गई, उससे दिन मुझे क्लाइंट में भी डिप्यूट कर दिया गया। भाई मैं खुद गई, फर्स्ट टाइम खुद गई, बड़ी मुश्किल से क्लाइंट पे पहुंची, नहीं पता ऑडिट क्या होता है, नहीं पता कैसे करना होता है। जाते ही मुझे सबसे पहले असाइनमेंट्स मिली फोटोकॉपी करने की। अब मैं शक्ल देख रही हूँ फोटोकॉपी कैसे करनी होती है, तो फिर मुझे बताया गया कैसे करनी होती है। खैर मेहनत की, पूछा, नहीं समझ आती थी, फिर पूछा, चीज़ों को देखा। हमारे ज़माने में तो वो यूट्यूब और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप देख सकें। तो नवीद साहब को पूछ लिया, किताबें खोल के पढ़ ली कि लेजर एक्चुअली लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, तो एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है ना, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बनाने हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स बनाने हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है। कुछ तो सीनियर गाइड कर देते थे, कुछ आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती थी। ज़्यादातर ये होता था कि अच्छा लास्ट ईयर की फाइल पे देख लें क्या काम हुआ है, तो वो खोल के देख लेना, तो एफर्ट थी वहाँ पे। मैं असल में ये क्वेश्चन करने का असल में एक मकसद इस एंगल से कि जो एक लड़का है, उसका सीनियर है, वो उसके साथ बैठेगा, उसके लिए चाय बना लाएगा, उसको कुछ कर लेगा, उसको कुछ फेवर देगा और उसके केस में वो उससे काम सीखेगा या कुछ ऐसे। सो ऑन द अदर एंड जो फीमेल होती है, वो एक प्रोफेशनल लिमिट के अंदर ही चीज़ें सीखती है। मेरे केस में ना लकीली जो मेरी फर्स्ट फीमेल थी, वो फर्स्ट सीनियर थी ना, वो भी एक फीमेल थी। सो मुझे कंफर्ट उनका, जैसे आपने कहा कि एक जो लड़का आता है वो भी बेचारा डरा सहमा ही मेरी तरह ही आता होगा कि उसने क्या करना है, किस तरह से सीनियर होगा, क्या करेगा। तो मेरे केस में मुझे कंफर्ट बड़ा मिला कि मेरी जो फर्स्ट सीनियर थी वो भी एक फीमेल थी और उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मतलब मुझे कोई भी मसला होता था तो मैं बड़ा इजीली उनके पास चली जाती थी कि मिस मुझे नहीं समझ आ रही, का ये मुझे बता दें। तो वो एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड की तरह उन्होंने मुझे फॉर्म के कुछ महीने रखा, बल्कि मेरा अक्सर ही आर्टिकल्स उनके साथ, अक्सर ही क्लाइंट मुझे उनके साथ ही डिप्यूट
हो जाया करते थे। तो कुछ अर्सा तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटेक्शन में रखा अपनी, तो मुझे ना वो वाला चैलेंज के सीनियर से किस तरह डील करना है और मेल सीनियर से कैसे बात करनी है वो इतना फील नहीं हुआ। और फिर जब मैं यूज टू हो गई तो वो तो फिर आप लोगों को खुद ही जान जाते हैं ना, एक कंफर्ट लेवल बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो वो चैलेंज उस तरह से आया नहीं मेरे मेरे जिंदगी में, उस तरह का कोई चैलेंज उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आया। इसको ऐसे, इस सवाल को मैं इस तरह कहूँ कि अगर आज कोई बेटी जो है वो आर्टिकल करने जाती है और वो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखना चाह रही है जो बार बार वो नहीं सीख पाएगी, बार बार पूछ नहीं पाएगी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा, तो क्या उसको फिर यूट्यूब या व्हाट्सएप या चैट जीपीटी देखना चाहिए? अच्छा नहीं, यहाँ पे ना आप देखें वो अकेली तो नहीं होगी ना उस बैच के अंदर, डेफिनेटली उसके बैच में कुछ और भी फीमेल्स इंडक्ट हुई होंगी, मेल भी इंडक्ट हुए होंगे, वो भी डिफरेंट क्लाइंट्स पे काम कर रहे होंगे। तो हम लोग भी पूछ लिया करते थे, उनके लिए भी बहुत ईजी है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है कैसे करना है, फर्स्ट हैंड तो आप अपने सीनियर के पास चले जाए ना, आई एम श्योर कि वो आपको अच्छा ट्रीट करेगा, वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है। तो वो आपको आई एम श्योर कि उस तरह से डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेगा, अच्छा गाइड करेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए और आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप अपने किसी कलीग से बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं, किसी फीमेल सीनियर से बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। अब आई थिंक अब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर फीमेल इंक्लूजन नजर आ रही है। जिस टाइम पे मैंने आर्टिकल शुरू किए थे और मेरे से कुछ टाइम में बहुत कम फीमेल इंक्लूजन होती थी, उस टाइम पे चैलेंजेस ज्यादा थे। आज मैं उस चैलेंज को ज्यूम करके ना अपनी लर्निंग को रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट ज्यादा अवेलेबल है, मेरे पास यूट्यूब अवेलेबल है, मेरे पास टीचर्स अवेलेबल हैं जो इस सारे स्ट्रीम से गुजरे होंगे, मेरे पास मेरी कलीग्स अवेलेबल हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया या 1-1.5 महीने पहले ज्वाइन किया है, मेरी फीमेल सीनियर्स अवेलेबल हैं, तो उनसे एक सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, जैसे जैसे आप आर्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं और जैसे सेमी सीनियर होते हैं या सीनियर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहती है और प्रेशर भी बढ़ता रहता है। और अब नॉर्मली जूनियर के लिए ये कहना कि जी 5 बज गए मेरे बाबा आ गए मैं जा रहा हूँ, ये बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप सीनियर हैं तो आपको सीनियर इस एजम्पशन पे बनाया गया कि यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, तो ही आपको वो लीडिंग पोजीशन दी जाएगी। उस केस में फिर लेट सेट करना और फिर उसको आपने कैसे मैनेज किया, ये क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट? हमने बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर बात करते हैं कि फीमेल और मेल्स, हम आगे भी आई होप कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जब हम इंडस्ट्री में या किसी भी पोजीशन पे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक फीमेल पीछे तो नहीं है या उसको वो डिजिग्नेशन नहीं मिल रही है जो एक मेल के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा रोल फीमेल का इटसेल्फ भी है। जब आप एक कंफर्ट देंगे ना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो इट मीन्स आई हैव टू डिलीवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 5 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, यू कैन नॉट स्किप इट। आपको लग रहा है कि आपके टाइम मैनेजमेंट का इशू है, यू हैव टू गो होम अर्ली, सो यू हैव टू प्लान इट अर्ली, आइदर यू कम अर्ली सो यू कैन लीव अर्ली, ताकि आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर लें। अगर आप ये प्ली लेंगे कि मेरे पास, मैं बीइंग अ फीमेल आई कैन नॉट सिट मोर देन 6, तो यू डू नॉट अज्यूम कि यू विल गेट अ पोजीशन व्हिच यू एक्चुअली डिजायर टू बी। सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब आपने से मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या चैलेंजेस थे जब मैं सीनियर बनी है, जब मैं सीनियर पोजीशन के ऊपर आई, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अपना काम भी देखना है, अपने जूनियर का काम भी देखना है, डिलीवर भी करना है। सो अगर मुझे एक्सेल करना है तो फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालनी थी। वहाँ पे मेरे एक पार्टनर है अमीन अली, अब उनका नाम है, मैं इनका नाम भी ले लेती हूँ और उनका मैं शुक्रिया तो बहुत दफ़ा अदा करती हूँ, फिर करूँगी। उन्होंने, एक हमारा क्लाइंट चल रहा था और उसका रिव्यू हो रहा था, रमज़ान थे और लेट सिटिंग्स एज यूजुअल हो रही थी और होनी थी। मेरे अब्बा मुझे लेने आ गए। मैंने अब्बा का ना एक, मतलब ठीक है बचपना था, अपने बचपने में एक अब्बा का इमेज बनाया कि सर मेरे अब्बा तो बड़े सख्त इंसान है, वो तो नहीं कहते कि अब 7-8 बजे से ज़्यादा तुम घर से बाहर रहो, मुझे लेने आ गया, मुझे जाना है। मैंने कहा अच्छा तुम ना एक काम करो, ये क्लाइंट से पूछ कर आओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने मैं वापस आई तो मेरे अब्बा और जो हमारे पार्टनर है वो दोनों साथ बैठे गपशप लगा रहे। मैं कहा इनको तो मैंने अभी विलन बनाया था, ये तो पता लग जाएगा कि विलन वाली तो कोई हालत ही नहीं है। मेरे अब्बा बड़े वो चुलबुले और बड़े वो स्वीट तरह के इंसान, तो मैंने कहा ये तो पता चल जाएगा। अच्छा थोड़ी देर बाद ना सर अमीन उठे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। क्या कहते हैं, अंकल कह रहे थे कि इन्होंने तरावियाँ पढ़नी होती हैं, तो या तो तरावियों से पहले भेज दें या तरावियों के बाद भेज दें। तो मेरे अंकल को कहा कि आराम से तरावियाँ पढ़ के आया करें। अना मेरे पास है, कोई मसला ही नहीं है। तो आज के बाद ना तुमने ब्लेड सेटिंग का रोना नहीं रोना। मैं अब उनकी शक्ल देख रही हूँ, आज तुम चली जाओ, कल से अंकल तरावियाँ पढ़ के आया करेंगे, नहीं आएंगे तो मैं छोड़ूंगा, मसला ही कोई नहीं। तो फिर लेट सेटिंग की, बहुत की, उसके बाद वो कोई बहाना भी नहीं रह गया था ना करने का। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जब वो कर ली ना तो इंडस्ट्री में जब करनी पड़ी तो मुश्किल नहीं लगा।
मुझे समझ आई कि अकेले बैठने का प्रेशर क्या होता है। आपको कोई कुछ नहीं भी कह रहा ना, इटसेल्फ अकेला बैठना, क्लाइंट के ऊपर लेट बैठना, बीइंग अ फीमेल, और फिर हम मेरे जैसे घर की फीमेल जहाँ पे मैंने किसी को इस तरह से लेट सिटिंग करते हुए नहीं देखा, ऑफिस में 6 बजे के बाद आते हुए नहीं देखा, तो एक अजीब सा प्रेशर होना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर अच्छा था, वो फॉर्म में निकल गया। वो डर जो भी था वो उस टाइम पे निकल गया, जो बाद में मुझे लगा कि मेरे काम में कभी उसने रुकावट बना ही नहीं। तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप लेट सेटिंग नहीं कर सकते तो और भी तरीके होते हैं उसको मैनेज करने के। मैं सुबह 6 बजे आ सकती थी, मैं सुबह 7 बजे आके काम कर सकती थी। जब मैंने किसी और का काम करना है तो मुझे थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है आज भी लड़कियों को चाहिए कि निकलें, बट बी सेफ, नॉट अननेसेसरी। जब ज़रूरत है तो आप ज़रूर बैठें, जब ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी बैठने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई कंपेल करे तो मेरा ख्याल है पोलाइटली और काइंडली कह देना चाहिए कि आई एम डन विद माई जॉब, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट, सो आई डू इट इन द मॉर्निंग। अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी आप ज़रूर बैठें अपने कंफर्ट इफ़ यू वांट टू एक्सेल। या बाकी मेजर्स देखें, अब तो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आफ्टर कोविड चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हुई हैं, सो यू हैव टू मैनेज इट। अच्छा, जनाब लेट सेट भी कर ली थी। अच्छा, आपने थ्रू आउट आर्टिकल्स में, फिर आपने जब आपने एसीसी में रिजल्ट आया, आप पास कर गए, सीए की तरफ आ गए, सीए में आपने आगे पेपर्स देने थे, तो विद इन आर्टिकल्स आपने कितने पेपर पास किए और क्या उसके बाद भी कुछ पेपर? अच्छा, जब मैंने एसीसी कर लिया ना, और एसीसी अल्लाह का शुक्र है बड़ा आराम से बड़ी जल्दी हो गया, पेपर नहीं रुके, तो मुझे लगा मैं तो कोई बहुत ही तोप चीज़ बन गई हूँ। सीए सेम सब्जेक्ट्स तो पढ़े हुए, क्या ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की, आप हो जाते हो ना थोड़ा सा। मुझे भी लगा कि बस कुछ कमाल ही हो गया अब तो। पहली दफ़ा 4 पेपर दिए, बीएम पास हो गया, अगले फेल हो गए, कोई पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर हो जाएंगे। अगले टाइम में फिर 3 दिए, तीनों अल्लाह के करम से फेल हो गए। उसके बाद जब तक मैं आर्टिकल्स में रही ना, एक पर्चा मैंने पास नहीं किया, सारे पर्चे मेरे फेल होते रहे। और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम भी आया जब मुझे लगा कि मैंने बहुत वक्त भी ज़ाया कर दिया और आर्टिकल्स भी ख़त्म हो गए। शायद आर्टिकल्स में पास करती तो मेरा करियर पाथ कुछ और होता, मैं कहीं और पहुंच जाती, वक्त भी मिल जाता है। तो वो रियलाइजेशन काफ़ी देर बाद हुई, बट जब तक हुई तब तक काफ़ी टाइम मैंने वेस्ट कर दिया था। लेकिन आज भी मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने उसको ना बड़ा प्रोडक्टिव भी यूज़ किया। मैंने काम की तरफ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, तो मुझे ज़्यादा मैंने एफर्ट टुवर्ड्स वर्क डालना शुरू कर दी। कुछ बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उनके साथ एक अच्छी टाइम स्पेंड हो जाती थी। एक, आप कहते हो कि एक पीपल इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो अच्छी हो जाती थी। सो मुझे रिग्रेट तो नहीं है, बट हाँ, अगर मुझे थोड़ी रियलाइजेशन पहले होती ना, मेरे पर्चे ना पास होने में मुझे लगता है बहुत बड़ा हाथ मेरी खुद की ज़ात का भी है, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को उस तरह से सीरियस कभी देखा ही नहीं। और जब देखा तब काफ़ी वक्त गुजर चुका था। खैर, जब देखा तो वो कुछ कर ही लिया वहाँ पे। अच्छा, आर्टिकल्स के बाद आपने जॉब स्टार्ट कर दी नेस्ले में, अब एक मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑब्वियसली आपका एसीसी तो क्वालिफाई था, तो नेस्ले का जो क्राइटेरिया था कि मेंबर होना चाहिए अकाउंटिंग बॉडी का, वो आपका मीट हो रहा था और आपकी वहाँ पर जॉब हो गई। लेकिन वहाँ पर जॉब काफ़ी टफ है, रिगरस है, वहाँ पर वर्किंग काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसके साथ पेपर्स का प्रेशर, फिर बीइंग अ फीमेल लेट सेट करना, अगरचे वहाँ पर आदत थी, लेकिन जॉब में ना इसकी एक एक टॉर्चर अलग ही होता है। और फिर उसके साथ साथ ये कि अब आगे जो है वो पेपर, अब रियलाइज हो रहा है कि वो वाले पेपर इतने इजी नहीं थे, अब उस पर भी पुट इन करना है। लेकिन फॉर्म में रिलेटिवली छुट्टियां मिलना आसान होती हैं और जॉब में वो भी नहीं, वो बड़ा चैलेंजिंग था। उसको कैसे देखते? जब फॉर्म में रही, आर्टिकल्स ख़त्म हुए, मैंने नेस्ले ज्वाइन किया। नेस्ले में भी जॉब में अप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कि मैं शायद बहुत ब्लेस्ड लोगों में से एक हूँ जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ी। लेकिन एफर्ट तब तक नहीं डालनी पड़ी तब तक वो चीज़ मिली नहीं। जब वो चीज़ मिल गई ना, जहाँ एफर्ट डाली वहाँ कामयाब हुए, जहाँ एफर्ट नहीं डाली वहाँ पे मसले भी आए। सो नेस्ले में जॉब बड़े आराम से मिल गई। और शायद मैंने ज़िंदगी में एक डिसीजन लिया उस टाइम में, फॉर्म में बड़ी अच्छी सेटल थी, मुझे मज़ा आ रहा था काम करने का। मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर मल्टी नेशनल और नेस्ले जैसा नाम छोड़ने का भी दिल नहीं चाहता था, तो आई टुक अ डिसीजन कि मैं चली जाती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इंडस्ट्री की लीड सिटिंग और ऑडिट फर्म की लीड सिटिंग में बहुत फ़र्क है। क्योंकि ऑडिट फर्म में इट्स अ नॉर्म, आप सब लोग मिलते होते हो, एक दूसरे को जानते होते हो। इंडस्ट्री में इट्स नॉट अ नॉर्म। समटाइम्स यू हैव टू बी अलोन इन द ऑफिस टू डू योर जॉब। उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, तो यू सपोज टू कम टू ऑफिस इन पर्सन, आपको आके बैठना पड़ता था। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी, और जब ईयर एंड क्लोजिंग हुआ करती थी तो लीड सेटिंग भी करना पड़ा करती थी। वहाँ पे मुझे काफ़ी लीड सेटिंग करनी पड़ी, और वो फॉर्म से टफ इसलिए थी कि वो शायद ज़्यादा अकेली थी। वहाँ पे उस तरह से सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं थी। एक दो लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। सो वो फॉर्म में आपको पता है कि आप थोड़ा सा एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं, जॉब में उस तरह का मुश्किल हो जाता है। तो वो जॉब मेरे शायद अब तक की अगर लाइफ का मैं देखूँ तो टफेस्ट मोमेंट था।
शायद डार्केस्ट मोमेंट भी होगा, नॉट बिकॉज के जॉब अच्छी नहीं थी या जगह अच्छी नहीं थी, बट बिकॉज के एक तो मैं मल्टी-नेशनल के इटसेल्फ प्रेशर में आ गई थी कि इट्स मल्टी-नेशनल, और वहाँ पे वर्क प्रेशर मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा था। मैं उसको मैनेज कर सकती थी, शायद आज में होती और मुझे चीज़ें पता होती तो मैं मैनेज करती, लेकिन वो बिल्कुल फॉर्म का एक्सपोजर, कोई और इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं, निकल के सीधा इंडस्ट्री में आ जाना, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आ जाना जो बड़ी वेल स्टेब्लिश स्टेप्स के साथ चल रही है, जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, उनको पता उन्होंने किस तरह से काम करना है। लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल एक नई डायमेंशन थी। वो होना, फिर पेपर्स का पास ना होना। अब मैं देख रही हूँ मेरी कलीग्स के पेपर पास हो रहे हैं, वहाँ पे जो लोग पेपर पास हैं और उनका मेरे जितना एक्सपीरियंस है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन, बट मेरे पर्चा नहीं पास, दो में इसी से हूँ तो मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ। सो एक डीमोटिवेटेड फीलिंग होना, फिर ये होना कि वक्त बहुत ज़ाया कर दिया, अब क्लास दोबारा लूंगी तो एक शर्मिंदगी सी होनी ना कि यार मैं फिर मतलब इतने सालों के बाद मैं फिर आज क्लास में बैठी हूँ। तो एक दो दफ़ा तो एडमिशन कराया, क्लास में शर्मिंदगी से गई नहीं कि मैंने नहीं जाना वहाँ पे, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। अब फॉर्म में उधर छुट्टियां नहीं मिलनी, और उसी ज़माने में जब मैं नेस्ले में थी तो एक और लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा था, शादी की बातचीत चल रही थी। सो वो होना, नेस्ले का पीरियड मैंने साल भर जॉब की होगी, बट वो थोड़ा टफ डिसीजन था, वो लेना भी टफ था, उसको छोड़ना भी टफ था, क्योंकि नेस्ले जैसी जगह को मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि मल्टी-नेशनल और बहुत इजीली जॉब नहीं मिलती है, तो तुम्हें छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। बट आई थिंक जब आपको समझ आ रही होती है कि आप इतना प्रेशर नहीं सर्वाइव कर सकते, तो फिर आप अदारे के साथ भी गलत करेंगे, आप अपने साथ भी गलत करेंगे। तो बेहतर है कि फिर आप वो डिसीजन ले लें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो साल भर मैंने जॉब की, साल से ज़्यादा नहीं की, साल के बाद आई जस्ट क्विट दैट जॉब। लेकिन उस टाइम के अंदर शादी हो चुकी थी, मैंने जैसे ही नेस्ले ज्वाइन किया तो 2 महीने के बाद मेरी शादी भी थी। वहाँ पे उनके ईयर एंड क्लोजिंग चल रही थी दिसंबर में, जनवरी में मेरी शादी थी, अब छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। मैंने कहा बाद में जितनी मर्जी ले लेना, इस टाइम में छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो हफ्ते की छुट्टी मिली मेरी शादी पे मुझे, तो एक वो मतलब अभी 2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया है और उसके बाद शादी आ रही है, वो काफ़ी टाइमिंग्स मेरी मसले वाली बन गई। सो नेस्ले की जॉब शायद मेरी अब तक की लाइफ की टफेस्ट जॉब में से एक जॉब होगी। लेकिन नेस्ले की जॉब में एक काम अच्छा हो गया, आपकी शादी हो गई। हाँ, शादी होगी। और अच्छा, शादी आपकी मतलब अपनी फर्म में हमारे सीनियर उनके साथ हुई जी। तो वो क्या लव स्टोरी है? अच्छा, वो लव स्टोरी एज अ लव स्टोरी तो उसको नहीं कहेंगे, बस स्टोरी ज़रूर है। हाँ, मेरे ही फर्म में है मेरे हस्बैंड, हमारी शादी मेरी फर्म में हुई हुई है। अच्छा, वो हुआ ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हम लोग एक ही जगह पे काम किया करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, शादी के बाद भी अच्छे दोस्ती हमारी कई में, ये भी बड़ी बात है। खैर तो हुआ ये कि मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं कुछ फर्म में, उनको लगा कि शायद यहाँ पे कुछ बात हो सकती है इन दोनों की, हम ना मतलब दे कैन एंड अप इन अ रिलेशनशिप, तो एक अच्छा कपल गोल रहेंगे, तो इन दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जैसे मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म की उस टाइम मेरे जहन में बात थी या मेरे हस्बैंड के जहन में बात होगी भी, बट इट्स नॉट वेरी इन एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर, मतलब अब मे बी लाइकिंग्स होंगी बट एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर नहीं थी। बट जो आसपास के दोस्त थे शायद दे काइंड ऑफ फिगर आउट के यहाँ पे अगर कुछ होगा तो दे कैन इवन कम अप टू बी अ गुड कपल, तो हमें इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। सो हुआ ये कि ना मुझे पता था ना मेरे हस्बैंड से बात हुई भी थी, मेरी दोस्तों का मेरे घर आना जाना भी बहुत था। वो एक दिन मेरी अम्मा के पास आ गई और उन्होंने कहा कि आंटी आपने इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस सोच रहे हैं, जो भी कुछ होगा फिर देखेंगे। अच्छा, अगर हम आपको एक रिश्ता बताएं तो आप क्या कहेंगी? अब मेरी अम्मा भी बैठी बात करी, मैं भी बैठी बात करी। मैंने कहा ये तुम लोगों ने कौन सा मैच मेकिंग का काम शुरू कर दिया है? कहा नहीं, बस हम बताएंगे, तुम ना उठो जाओ यहाँ से, तुम्हारी बात ही नहीं, मेरी अम्मा से बात हो रही है। अच्छा, मैंने कहा यार ये क्या, मतलब अभी कोई शादी का इरादा नहीं है क्योंकि ना पर्चे पास हुए हैं, अभी करियर के अंदर भी कुछ करना है, तो आई थिंक इट्स टू अर्ली, अभी शादी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और आंटी मामा ने कहा अच्छा कौन है? कहा हम अगर आपको बताएं तो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बताओ तुम लोग, फिर उनके घर में बात होगी। तो हुआ ये कि फिर कुछ दिन बाद मेरी जो हस्बैंड के साइड से उनके पेरेंट्स हैं, फिर वो मेरे घर आए। देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये किस शख्स के बारे में बात हो रही थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि किस शख्स के बारे में बात हो रही है। इंटरेस्टिंगली मैं उन्हीं के साथ बैठी हुई, हमारा एक जो फ्रेंड सर्कल होता है उनमें बैठी बात करें कि ये देखो ये कल मेरे घर आके ना मेरी अम्मा से शादी की बातें कर रहे हैं। अच्छा, उस टाइम पे वो भी चुप हैं कि अच्छा मेरे से ही शादी की बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे उस टाइम पे कोई हिंट या क्लू नहीं दिया। तो फिर उनकी प्रॉपर फैमिली आई, उन्होंने हमारे घर को विजिट किया और मैंने कहा ठीक है, हमें बच्ची ठीक है, हम आई थिंक वी कैन प्रोसीड, क्योंकि हमारी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ठीक है अगर बच्चे आपस में चल सकते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, मैंने नवीद साहब जिनका जिक्र किया है वो उनके घर गए। उन्होंने कहा हम खुद भी तसल्ली करना चाहते हैं, हम आप पे घर आएंगे। वो लोग घर गए तो इट्स प्रॉपर अ फैमिली टू फैमिली मीटिंग, जिसके अंदर दोनों फैमिलीज ने फर्स्ट एग्री किया
और उनका गोल्ड आने के बाद ही फिर हमने शादी पर हमने जल्दी कर ली उनका, फिर मम्मी वगैरह में विल डोंट वेट फॉर इट, जल्दी शादी को कंक्लूड करेंगे और हम जल्दी शादी। यानी ये लव स्टोरी नहीं, ये प्रॉपर अरेंज में। ये प्रॉपर अरेंज मैरिज है। मैं थोड़ा सा इसमें कहूंगी ऐसा नहीं है लव नहीं है, होगा कहीं ना कहीं होगा, उनको भी सेंस हुआ होगा, बट वो मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस स्टेज में नहीं था वो, शायद एक प्री मेच्योर आप कह लें, बट दे फिगर्ड आउट उसमें दोस्तों का ज्यादा बड़ा हाथ है, और फिर फैमिलीज ने आके एक टोटल एक्सेप्टेंस हुई, उससे पहले तक तो शायद कोई बात भी नहीं थी, और अगर फैमिलीज की एक्सेप्टेंस ना होती ना तो आई थिंक इट्स वेरी राइट कि आप अपनी फैमिली की बात को मान लें, अच्छा, क्योंकि जितना वो आपको जानते हैं ना हार्डली कोई आपको जानता होगा। मेरी जब अम्मा ने उनके घर को विजिट किया और उनकी अम्मा ने जब मुझे विजिट किया तो उनको समझ आई ना कि ये बच्चे आप उसमें चल सकते हैं या नहीं चल सकते, और उनको लगा होता कि नहीं चल सकते तो डेफिनेटली मना कर देते, तो हमें उस चीज़ को परस्यू नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने आपको पैदा किया है वो शायद आपको आपसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होते हैं। तो आई थिंक इट्स शुड बी अ फैमिली टू फैमिली थिंग। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, व्हेन यू वर्क टुगेदर, सो लाइकिंग्स होना कोई इसमें गलत बात नहीं है, मैं इसको गलत समझती भी नहीं, बट आई थिंक उसका जो पाथ है ना वो बड़ा स्ट्रेट, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होना चाहिए। इफ यू लाइक समवन, गो एंड टेल योर पेरेंट्स, इफ पेरेंट्स एग्री टू इट, जस्ट एंड अप इनटू अ रिलेशनशिप। कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं। इट्स वेरी नाइस टू बी इन अ रिलेशनशिप, बट बी इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप। जबरदस्त। तो रिलेशनशिप भी हो गया, शादी, नेस्ले भी हो गए, नेस्ले छोड़कर आप चले गई फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज। जी। अच्छा, जब भी नेस्ले शादी हुई, शादी के बाद चीज़ें मेरे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा नई, शादी सेल्फ इट्स अ वेरी बिग चेंज इन अ फीमेल्स लाइफ। अगर हम एक औरत की बात करें, एक लड़की की बात करें, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा चेंज होता है। आपको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, आपके सारे डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है ससुराल बहुत सपोर्टिव था। हस्बैंड तो पहले जानते थे तो उनकी सपोर्ट तो हमेशा ही सही रही, लेकिन मैं शायद वो नेस्ले वाली प्रेशर को, उन चीज़ों को मुझे लगा कि आई थिंक इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट वे, सो लेट्स जस्ट क्विट इट। उसी टाइम में एफसी कॉलेज के अंदर एक ओपनिंग भी अवेलेबल थी, मैंने कहा चलें ठीक है, आई थिंक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और वहाँ पे जाने का एक चार्म बहुत ज़्यादा ये था कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप नहीं हुई थी। दे आर लुकिंग फॉर समवन जो प्रोक्योरमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स को डेवलप कर सके, क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में उस तरह से इंटरनल कंट्रोल्स नहीं थे, ऑटोमेशन नहीं थी। तो मुझे लगा यहाँ पे ना मुझे रूम बहुत ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि नेस्ले जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आई हैव टू गो विद द प्रोसीजर्स एंड द सिस्टम्स इटसेल्फ, बिकॉज दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। वहाँ पे उतना रूम शायद नहीं मिलता, या मैं खुद को ज़्यादा टाइम देती तो शायद मिल भी जाता, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि मुझे इतना रूम नहीं मिल पा रहा। सो मैंने एफसी कॉलेज के अंदर जब अपॉर्चुनिटी देखी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने नेस्ले क्विट किया एंड आई जॉइन एफसी कॉलेज। अब एफसी कॉलेज में ज्वाइन करना, और उस टाइम पे पर्चे फिर पास नहीं हुए हुए, हर दफ़ा अटेम्प्ट दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कभी कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ी अपने एग्जाम्स की, जितनी दफ़ा मैं फेल हुई होंगी ना, अगले 6 महीने में दोबारा फीस जमा कराई है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई भी मसला हुआ है, पर्चे ज़रूर दिए। जनवरी में शादी थी, दिसंबर की अटेम्प्ट दी है, जनवरी की एंड में शादी थी, और मकलावे वाले दिन सुबह सुबह रिजल्ट आ रहा है और फेल हो रहे हैं, और सबसे गालियां भी सुन रहे हैं कि क्या बना, मतलब वहां पे ये नहीं पूछ रहे कि दुल्हन दूल्हे साहब क्या हाल है, अल्लाह की करम से दुल्हन भी फेल हो रही है, दूल्हा भी फेल हो रहा है दोनों बच्चे पास नहीं हो रहे। तो हम एफसी कॉलेज जब ज्वाइन किए, पेपर पास तब तक कोई नहीं हुआ वहाँ, बस वो एक बीएम का पहला पेपर पास हुआ है, ई और एफ का एक पेपर पास नहीं है। तो फिर जब मैंने एफसी ज्वाइन किया ना, तो उस टाइम बड़ी स्ट्रांग रियलाइजेशन थी कि अब पेपर भी पास करने हैं, अब लाइफ में ये जो खेल तमाशे का वक्त है ना शायद अभी थोड़ा ख़त्म हो गया, नीड टू बी सीरियस, जॉब को भी सीरियस लेना है, फैमिली को भी सीरियस लेना है, अब सारी चीज़ों को एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। मुझे लगता है जब भी रियलाइजेशन हो जाए ना, आपको चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, देर कभी नहीं होती। ये सोच के कि देर बहुत हो गई है, मैं कुछ कर नहीं सकता ना, तो फिर बंदा कभी कुछ नहीं करता। जितनी भी देर हो जाए, जब भी रियलाइजेशन हो जाए, तो आपको चीज़ों को ठीक करने की तरफ कोशिश कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे एफसी का डिसीजन बड़ा अच्छा डिसीजन था। एक तो उसने मेरे दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को रिलीज़ किया, मुझे एक बहुत ओपन प्लेग्राउंड मिला जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से काम को एग्जीक्यूट कर सकती थी, मैं चीज़ों को देख सकती थी। प्रोक्योरमेंट मेरे लिए बड़ी डिफरेंट फील्ड थी, एक डिफरेंट फील्ड में जाना, प्रोक्योरमेंट के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स का डेवलप करना मेरे लिए प्रोफेशनली बड़ा चैलेंजिंग था। फिर वहाँ पे छुट्टियाँ अच्छी मिल जाया करती थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स बेस्ड, तो दिसंबर में छुट्टियाँ हो रही हैं, समर की कुछ छुट्टियाँ मिल रही हैं जिसमें मैं पढ़ाई को फोकस कर सकती थी। सारी मुसलमानों वाली छुट्टियां भी हैं और सारी क्रिश्चियंस वाली छुट्टियाँ भी हैं, मुसलमानों वाली छुट्टियाँ भी हैं। फिर टाइम भी थोड़े कंफर्टेबल थे, लेट सेटिंग का कोई उस तरह से रिवाज था ही नहीं, तो उसमें मुझे पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता था। मैं सुबह ऑफिस जाना, ऑफिस से शाम को क्लासेस लेना। अब अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड कभी पेपर पास नहीं था, उन्होंने भी क्लास लेनी, हम दोनों ने साथ क्लासेस लेनी, घर आके कुछ पढ़ना, फिर घर के कुछ काम काज हैं वो
वीकेंड्स के ऊपर और किसी तरह से प्लान करके उनको मैनेज करना। सो एफसी वाला लाइफ बड़ा लाइफ चेंजिंग एक मोमेंट था जो मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव एंड पे रहा। वहाँ पर एक जॉब की नेचर भी बड़ी डिफरेंट थी। हाँ, जॉब की वजह से। अच्छा, आपने एफसी कॉलेज में जॉब की और वहीं पर ही आप क्वालिफाई हुए और उसके बाद आप पैकर आ गई। अच्छा, एफसी में मैंने 4-5 साल जॉब की होगी। अब क्वालिफिकेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि पेपर पास नहीं हुए स्टक हुए जा रहे हैं, हर अटेम्प्ट देते हैं पेपर फेल हो जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे अब्बा ने भी मेरे हस्बैंड से एक ही बात की थी कि तुमने ना इसकी पढ़ाई नहीं छोड़वानी। और वो मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत इतना सपोर्टिव हस्बैंड में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्टिन्यूस पेपर फेल हुए जा रहे हैं, वो मेरे सारे सपोर्ट के साथ मेरे साथ रहे। मुझे याद है एफसी के अंदर मेरा जो सबसे पहला पेपर पास हुआ जिसके बाद मैंने बहुत जल्दी क्वालिफाई किया, वो लॉ का पेपर था। और वो अटेम्प्ट थी जहाँ मैंने सोचा था कि अगर ये पेपर मैंने पास नहीं किया ना तो मैंने सीए छोड़ देना। तो मैं तो उनको भी बहुत इसकी एक्नॉलेजमेंट करती हूँ उनके सपोर्ट की कि वो मुझे उन्होंने, हम गाड़ी में जा रहे हैं ना तो यूज टू आस्क मी कि अच्छा लॉ के सेक्शन में क्या होता है, हम घर वापस आ रहे हैं या घर के कोई काम काज भी कर रहे हैं तो लॉ के उस सेक्शन में क्या होता है, अच्छा अकाउंटिंग का ये स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो हम एक दूसरे से इस तरह से बात किया करते थे इवन घर के अंदर। और मैं बाजू को चिढ़ भी जाया करती थी कि यार हमारा कुछ पर्सनल टाइम भी होता है और मैं दफ्तर से थक के बंदा आया है और गाड़ी में घर जा रहे हैं तो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू रिलैक्स, और आपने यहाँ पे ना पढ़ाई शुरू कर दी है। तो वो कहा करते थे कि फिर पेपर पास करने हैं तो ये ट्रबल तो उठानी पड़ेगी ना, अगर पास नहीं करना है तो फिर क्विट कर दो, पास करना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर टाइम तुम्हें ये नहीं होगा कि स्कूल के दौरान तुम्हें टाइम मिलेगा कि अब तुम 9 से 6 बजे तक बैठ कर सिर्फ पढ़ोगी, तो ऐसा तो वक्त नहीं मिलेगा। और अगर ये सोचती रहोगी तो कभी पास भी नहीं होगी। अब हम गाड़ी में आ रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम पढ़ो, वापसी पे तुम मुझे सुनाओ, मैं सुनूंगा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो हमें ये सिमेट्री करनी पड़ेगी अगर हमने पास होना है। हम घर के कोई काम काज कर रहे हैं तो हमने जो पढ़ा है जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, हम दूसरे से बात करें। सो अगर वो सपोर्ट ना होती तो शायद पेपर भी पास ना था। और बात भी ठीक है, अगर आप बिजी हैं, अपनी जॉब्स में बिजी हैं, पेपर नहीं पास हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्टक हो गए हैं और अब वो ये सोचते हैं कि मैं कहीं बैठूं और जॉब छोड़ूं और फिर पेपर पास हों। इससे पेपर कभी पास नहीं होंगे। जॉब ना छोड़ने से पेपर पास होंगे, ना 9 से 6 बजे तक बैठ के पढ़ने से पेपर पास होंगे। पेपर पास होंगे आपकी मोटिवेशन से और डेडिकेशन से। जो वक्त जितना मिल रहा है ना उसको किसी तरह से यूटिलाइज करने में। मेरा ख्याल है यहाँ पर एक ये चीज़ बड़ी कमाल है कि आप दोनों चूंकि सेम प्रोफेशन से थे तो एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट भी कर सके। और ये अदरवाइज भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि जेलसी आ जाती। सेम प्रोफेशन है ना, सेम प्रोफेशन के अंदर उस तरह से सपोर्ट ना मिलती। मेरे अंदर आती कि यार इसने कैसे पास कर लिया, या उसके अंदर आती कि ये कैसे पास कर लेगी। आपने क्वालिफाई किया? अच्छा, पहले मैंने क्वालिफाई किया और शायद वो इसलिए कर लिया कि बेचारा मुझे पढ़ाते रह गए। तो मेरा जो पहला पेपर पास हुआ वो फिर लॉ का पास हुआ और मैं कहती हूँ विकास की मेहनत से पास हुआ। और उसके बाद हमें पेपर्स नहीं रुके। और बल्कि मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि शोर ये ज़्यादा डालती है। और जब लॉ का पास हुआ उसके बाद पेपर पास होते चले गए, उसके बाद नहीं रुके। तो कहती शोर ये ज़्यादा डालती है, जब रिजल्ट आता है तो पास हो जाती है। वो बेचारा पढ़ाता रहता है, अपनी मेहनत करता रहता है, वो बीच में कहीं फंस जाता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी सपोर्ट बड़ी रही, किसी किस्म का लेवल ऑफ जेलसी नहीं आई। साल बाद बीच में कोविड की एक अटेम्प्ट आई थी, साल बाद ऑलमोस्ट हमने साथ ही क्वालिफाई किया। तो वो जो है ना हैप्पी मैरिज एक हैप्पी क्वालिफाइड कपल में बदल हैप्पी क्वालिफाइड कपल में बदल गई, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद फिर जब आपने क्वालिफाई कर लिया तो एक 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 ये ना एक अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट होता है कि जब आप वो मैसेज देखते हैं जिसके लिए आपने बड़ी एफर्ट की होती है, तो वो आप कहाँ थी? वो लम्हा तो नहीं बंदे का भूलता। हाँ, वो बिल्कुल नहीं भूलता। हाँ, जब मेरा रिजल्ट आना था, आखिरी पर्चा मेरा अकाउंटिंग का पास हुआ। ठीक है, जब मेरा लॉ पास हुआ मैंने अकाउंटिंग दी नहीं, मैंने मैग बीएफटी एंड रेस्ट ऑफ द पेपर्स को पास किया, मैंने लास्ट अकाउंटिंग का दिया। हम लोग घर से निकले ऑफिस आने के लिए। अच्छा, हमने ना बीच में इतनी दफ़ा फेल हो के मिथ भी बना ली हुई थी कि अगर रिजल्ट इतने से इतने बजे के बीच में आ जाए तो पास हो जाता है, इतने बजे से बाद में है ना तो मतलब एंड में आ रहा फेल हो। तो वो वक्त भी देख रहे थे कि ये तो वक्त ऊपर होता जा रहा है और हम ना आहिस्ता 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 गाड़ी भी चला रहे हैं कि दफ्तर ये ना हो कि दफ्तर पहले पहुंच जाए, रिजल्ट ना आए। तो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, जैसे एकदम से बीप बजी ना मेरे मोबाइल की। मुझे आज तक याद है, हम PIA रोड के ऊपर गोरमे के पास थे और मैंने वकास को कहा हाथ तक नहीं, वकास को ब्रेक लगाओ, रिजल्ट आ गया। वकास ने कहा अच्छा तो खोल के देखो। मैंने कहा मैंने नहीं देख, तुम खोलो, मैंने नहीं पढ़ना। तो जैसे ही वो वकास ने फिर मोबाइल पकड़ा और मैसेज देखा तो उसके ऊपर क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था। तो पहले तो वकास ने सड़ी नहीं बल्कि बड़ी ना वो दुखी से शक्ल में कहा फेल हो गई हूँ, कितने नंबरों से फेल हुई हूँ।
उसने कहा फेल नहीं होगी एकदम से। देन ही स्टार्टेड लाफिंग, और एक अच्छा सा मोमेंट था कि तुमने क्वालिफाई कर लिया हुआ है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद विकास का आया, तो विकास का भी एक पेपर पास हो गया, शायद हम दोनों साथ क्वालिफाई कर लेते। वो इनका एक पेपर रह गया, और हाँ हैप्पी मोमेंट था, उनका भी एक पास हो गया और मेरा क्वालिफाई हो गया। सो मेरा पहला मैसेज विकास ने देखा था क्वालिफिकेशन का, मेरे में हिम्मत नहीं थी देखने की। अच्छा, इसके बाद अगला जो स्टेप था, आपने पेकरा ज्वाइन कर लिया, उसकी क्या स्टोरी? अच्छा, जब क्वालिफाई कर लिया ना, तो जैसे मैंने एफसी में बताया कि एफसी में रोल था इंटरनल कंट्रोल्स को डेवलप करने का। 4-5 साल के अंदर हमने ये सिस्टम बड़ा अच्छा स्टैब्लिश हो गया हुआ था, चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई हुई थी। तो मुझे लगा कि क्वालिफाई कर लिया ना, नाउ इट्स स्टेप टू बी टेकन फॉर द करियर। अब खुद के लिए कुछ स्टेप लेना है। एक सोचा कि कुछ अपना काम शुरू कर लेते हैं, जॉब नहीं करते, मे बी तो कंसल्टेंसी वाली साइड के ऊपर चले जाएं। एक दोस्त के साथ मिलके वो भी प्लान किया, पर जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा ये मेरी नेचर के बड़ा अगेंस्ट है। मेरा ख्याल है कि मैं उस तरह से जाके कंसल्टेंसी के लिए शायद फिट नहीं हूँ, मुझे लगा कि मेरी नेचर उस तरह से नहीं होती। तो मैंने एफसी को तो क्विट किया, मैंने एफसी से रिज़ाइन किया। उस टाइम पे मेरे पास पेकरा की जॉब नहीं थी, बट मैंने जब क्वालिफाई किया तो आई थॉट कि अब इस टाइम पे एफसी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद शुरू में तो सोचा कि अपना कुछ काम किया जाए, बट वो भी समझ आई कि नहीं हो सकता। तो तब मुझे पता चला कि पैकरा में एक वैकेंसी ओपन है, और मेरी जो पहली सीनियर थी उन्हीं के साथ क्लासेस लिया करती थी, तो उनको भी पता था कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो हम कहीं बाहर ही थे, उनका मुझे मैसेज आया कि अपनी सीवी आप मुझे फॉरवर्ड कर दो, एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो हम लोग उसको देख लो, अगर समझ आती है तो। मैंने उनको अपनी सीवी भेजी, और मैं शायद मेन मार्केट में ही अपने किसी दोस्त के साथ उस टाइम पे बैठी हुई थी, तो मुझे कॉल आई कि आप अभी इंटरव्यू भी देने आ जाए। इंटरव्यू देने गई, अब 5 क्वालिफाई तो कर लिया, और एफसी को भी शायद ये सोच कर रिजाइन किया कि क्वालिफिकेशन के बाद तो शायद 5 बहुत इजीली ओपन होते हैं ना, मसला ही नहीं होगा। साल डेढ़ 2 महीने मुझे लगे जॉब में, 2 महीने मेरे पास जॉब नहीं थी, जॉब सर्च की। और उसमें ये भी रियलाइज हुआ कि सिर्फ क्वालिफिकेशन होने से जॉब ही नहीं मिल जाती। तो ये सोच लेना कि आज मैंने क्वालिफाई कर लिया तो जॉब के 5 बहुत ईजी हो जाएंगे, तो उसमें भी स्ट्रगल होती है, उसमें भी एफर्ट चाहिए होती है, उसमें भी टाइम लगता है। खैर मैं इंटरव्यू देने गई, और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैं इंडस्ट्री से और फाइनेंशियल वाली साइड से काफ़ी आउट थी। आप एफसी के अंदर काम तो कर रहे थे, लेकिन प्रोक्योरमेंट वाली साइड का काम कर रहे थे। तो फाइनेंशियल एनालिसिस पेपर में ज़रूर दे रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रही थी, एंड मैं क्लोज इन्वायरमेंट में काम कर रही थी। पैकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो मतलब यू कैन नेम एनी बिग कॉन्ग्लोमरेट और एनी बिग इंडस्ट्री जिसको वो रेट नहीं करती। सो उनको एक टीम लीड की रिक्वायरमेंट थी। अब टीम लीड को तो सब कुछ आना चाहिए, टीम लीड को तो सीईओ से बात करने का तरीका भी आना चाहिए, टीम लीड की नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसे तो इंडस्ट्री उसके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए एनर्जी की क्या प्राइसेस जा रही हैं, डॉलर कहाँ जा रहा है, आपका जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो कितना, मतलब उसको इकोनॉमी के ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो वो अच्छी रेटिंग कर ही नहीं सकेगा। मैं इन सारी चीज़ों से आउटडेटेड, मैं गई, मैंने जाके इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ। हमारे जो चीफ रेटिंग ऑफिसर है उन्होंने इंटरव्यू लिया था, एंड आई रियलाइज कि मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, और मुझे लगा कि शायद इट्स अ गोन केस, मैं इंडक्ट नहीं हो सकूँगी। खैर मुझे थोड़ी देर बाद मैसेज आया, वही नेक्स्ट डे शायद मैसेज आ गया कि इंटरव्यू तो बहुत, मुझे कम्युनिकेट भी प्रॉपर किया गया कि इंटरव्यू तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट सिंस आप जिन्होंने रिकमेंड किया आपको वो बहुत तारीफ़ कर रही हैं आपकी, उन्होंने कहा कि मैंने उसका काम किया है, तो हमारे सीईओ आपसे एक दफ़ा मिलना चाहते हैं। सीईओ के साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझसे बातें की, नहीं जस्ट कि ठीक है शायद वो थोड़ा सा एक प्रोफेशन से आउटडेटेड रही है, लेकिन स्मार्ट है, कुछ कर लेगी, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। मुझे easily communicated भी था कि you were not well performed in the interview, and I knew this thing, and I actually knew this thing कि मैंने अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया इंटरव्यू में। मैंने कहा कि but the recommendation is very good, उसने कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो और वो काफ़ी पॉजिटिव है आपके बारे में, आपको ट्राई देते हैं। लेकिन हम पोर्टफोलियो छोटा दिया उन्होंने मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे 30 क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मिला। वो पीपल इन्वेस्टमेंट काम आई है? वो पीपल इन्वेस्टमेंट काफ़ी जगहों पे काम आई है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो शायद मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन के अंदर रही है। खैर मुझे जब काम मिला 30 क्लाइंट्स के ऊपर, और शुरू में बहुत टफ टाइम था मेरा पैकरा, 6 से 8 महीने बहुत टफ थे, बहुत टफ थे, कि उन्होंने भी रगड़ा देना था ना, उन्होंने भी देखना था कि अगर वाकई कुछ काम कर सकती है तो कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। और मुझे आज तक मेरे जो चीफ है उनका कमेंट याद है, जब मैं फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे नीचे ना 4 लोगों की टीम है, उन 4 लोगों को 2-2 3-3 साल हो गए हैं पैकरा में, शायद किसी को उससे भी ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए। उनके ऊपर एक ऐसा बंदा आ जाएगा, चाहे जो क्वालिफाइड तो है, लेकिन उनको पता चलेगा कि उसको इंडस्ट्री का इतना नॉलेज नहीं है, तो तुम्हें तो खा जाएंगे। जब जूनियर्स को ये पता हो कि सीनियर को कुछ नहीं आता,
तो मजाक भी बहुत बनता है और आपके साथ जो है ना एक ग्रोथ भी नहीं मिलती है। तो ये चैलेंज कैसे मीट करोगी? मैंने उस टाइम तो उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, मैंने उसको बहुत चैलेंज लिया, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे भी मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है। एक तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया, कन्विंस किया कि तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए। जो तुम मैंने शायद उस इंटरव्यू के बाद ना अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था, खुद में ही कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था कि शायद अब मैं तो इंडस्ट्री में कभी जा ही नहीं सकती। और मैं तो इतना बुरा परफॉर्म किया, मैंने इतना बुरा कैसे परफॉर्म किया इंटरव्यू के अंदर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो मेरा ना कॉन्फिडेंस काफ़ी शेटर हो गया हुआ था उस टाइम पे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसे ऐसे चैलेंज लो, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक उठ के अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी बैकग्राउंड पढ़ा करती थी। मैं इंडस्ट्री को खुद पढ़ा करती थी बैठ के, इकोनॉमिक्स को, मार्केट के ऊपर मैं खुद रिसर्च किया करती थी। मैं कोशिश किया करती थी कि जो मुझे नहीं आता ना, कल मैं जाके जब एक रेटिंग कमेटी में प्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो मेरी नॉलेज बेस कहीं शॉर्ट ना हो। मैं नोट्स बनाया करती थी रात को, 3-3 4-4 बजे तक मैं जागा करती थी। और बाजू का तो ये हाल हो जाता था कि 4 बजे मैं अपने जूनियर को मैसेज भी कर देती थी कि सुबह ये चीज़ें मुझे चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या है, और ये क्या मैं भूल जाऊंगी कि मैंने सुबह क्या पूछना था। उस टाइम मैसेज भी किया करती थी और डायरी लिखा करती थी, नोट्स बनाया करती थी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि 4-6 महीने बहुत टफ रहे, लेकिन मैंने मेहनत इतनी की कि मुझे 30 क्लाइंट से 100 क्लाइंट्स एंड 100 क्लाइंट से अब अल्लाह का शुक्र है बैक टू बैक प्रमोशंस मिली। और वही लोग जो कहते थे कि आपको हमने चांस दिया है, वो अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्र करूँगी कि बहुत ही ब्लेस्ड लोगों में से हूँ कि वो इज्जत दिए जा रहा है और इज्जत मिली जा रही है। बट उसमें मेहनत बहुत है, उसमें एफर्ट बहुत है। वही जो जूनियर्स के ऊपर उनको एक डर था ना, वो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम जो पैकरा के अंदर काम कर रही है, ऐसा टीम काम कर रही है, सो शी इज हेडिंग वन ऑफ दोज टीम्स जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो भी अच्छा मैनेज करें, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है, देन द नॉलेज बेस इज़ वेरी गुड। सो हाईएस्ट लेवल से अप्रिसिएशंस भी आती हैं और उन लोगों का सपोर्ट और कॉन्फिडेंस भी इतना है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं ठीक है आपने देख ली भी है ना, तो यू नीड टू मैनेज इट वेल। अच्छा मैम, आपने बड़ा ज़बरदस्त अपना जर्नी सारा गाइड किया कि इस तरह फिर क्रो हॉर्वत में जॉब की, क्रो में जॉब की, उसके बाद आप जनाब नेस्ले, नेस्ले से एफसी, एफसी से फिर पेकरा, और माशाल्लाह आप इतनी ग्रोथ अचीव कर रही हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं, ये सवाल तो पूछना बनता है कि फिर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्विच द जॉब? हाँ, अच्छा ये सवाल बड़ा रिलेवेंट है कि आपको क्या टाइम होता है, बिकॉज समझ नहीं आ रही हो तो ना करियर में किस साइड पे जाना है। मेरे तो बड़े अजीब से स्विच है ना, बड़े हैज़ार्ड से स्विच है। सो आई थिंक ये जो खुद बंदा है ना, वो सबसे अच्छा अपनी पोजीशन को जज कर सकता है। उससे बेहतर कोई जज नहीं होता कि आपको कब मूव करना चाहिए, कब नहीं मूव करना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि नेस्ले वाला प्रेशर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं बर्दाश्त करती रहती, मैं एक्सेल कर सकती थी, मैं रुक भी सकती थी, मेरी चॉइस थी। मुझे लगा कि अभी फैमिली को भी टाइम देना है, अभी पेपर भी पास नहीं हो रहे, अगर मैं यहीं पे स्टक हो गई तो शायद कुछ भी अच्छा नहीं चल सकेगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे स्विच कर जाऊँ। मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे समझ आई कि अब मुझे अगर आगे ग्रो करना है, अगर मुझे वहीं पे बैठे रहना है, तो मैं एफसी में बहुत सुकून से, बहुत आराम से, बहुत अच्छी जगह पे बैठी रह सकती थी। बुरी जगह नहीं है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, सो वो ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी मिल जाती। बट मुझे लगा कि अब मुझे फाइनेंशियल साइड के ऊपर जाना है। कंफर्ट जोन भी बहुत ज़्यादा था, सुकून था, एंड द सीरेनिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब जगह, इस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो इटसेल्फ बड़ा कंफर्ट देता है, टाइमिंग्स बड़े रिलैक्स हैं। तो अगर मुझे लगा है कि मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने अब रिलैक्स करना है और मैंने यहीं पे इसको ही ग्रो करना है, उसके अंदर भी कोई गलत बात नहीं है, तो आप सेल्फ जज बहुत अच्छे होते हैं। मुझे था मेरे फैमिली सपोर्टिव है, उनकी तरफ से मुझे किसी किस्म का चैलेंज नहीं है। सो अगर मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहती हूँ अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऑब्वियसली इट्स अ टू वे थिंग। व्हेन यू आर मैरिड तो इट्स योर नॉट योर पर्सनल डिसीजन। आपको बैठ के हैप्पी जरूर उठ के नहीं कह सकते कि आज तो मैं ना उठ के दुबई में नौकरी मिल गई है तो मैं जा रही हूँ, थैंक यू वेरी मच, यू कैन नॉट डू दिस थिंग। आपको एक कंसेंसस से डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब क्वालिफाई कर लिया और अब आगे करियर को बढ़ाना है और परस्यू करना है, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम जो करना चाहते हो, विथ योर सपोर्ट, तो आप देख लो। तो तब मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मैं स्विच, क्योंकि ये भी बात बहुत गलत हो जाती है कि मैं ऐसे ही उस जॉब को लिंगर ऑन करती रहूँ और उस दायरे को भी नुकसान पहुँचाती रहूँ जब मैं अब अपने एक सिचुएशन पॉइंट पे पहुँच चुकी हूँ। तो अगर मैं उसको कुछ दे नहीं सकती तो फिर मुझे वहाँ पे बैठ के स्टे भी नहीं करना चाहिए, फिर मुझे अपने लिए खुद स्ट्रगल करनी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ यू योर सेल्फ कैन जज बेटर कि आप किस एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। फजूल का प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट नहीं कंफर्टेबल, जस्ट क्विट इट। अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखें, आप अपना सेल्फ कंपेटेबिलिटी देखें और उसके बाद आप ग्रो करें। अगर आप परेशान रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, तो शायद आप ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आज बॉस ने डांट दिया तो मैं उठूँ, रेजिग्नेशन दूँ और चले जाऊँ।
ऐसी भी बात नहीं है, सब्र से, तहम्मुल से चीज़ों को सोच समझ के प्लान करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, आप कहाँ कितना ग्रो कर सकते हैं और आप ग्रो करना क्या चाहते हैं। तो मुझे क्वालिफाई करना था, मुझे लगा एफसी बहुत अच्छी जगह है, क्वालिफाई करके मुझे फाइनेंशियल साइड पे जाना था, मुझे लगा पैकरा बहुत अच्छी जगह है। जितना नॉलेज मुझे पैकरा में मिलेगा उतना नॉलेज मुझे शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस लेवल के ऊपर मिलता। एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट पैकरा के अंदर मिला, बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ मैरिड फीमेल। मुझे पता है कि वो मुझे कभी तंग नहीं करेंगे कि आप दफ्तर आएँ या बैठें या एक एक्स्ट्रा प्रेशर दें। बहुत रिलैक्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर मैं सीखूंगी भी, जितना मैं सीखना चाहती हूँ उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी। तो आई थिंक एक बंदा खुद बहुत अच्छा जज होता है और उसको पता होता है उसको करियर में कहाँ जाना है। तो फजूल का प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दबाजी के साथ भी फैसले करने की ज़रूरत नहीं है। डन। अच्छा, अब तो माशाल्लाह मैरिड भी, फैमिली भी, सब कुछ है, तो क्या घर के छोटे मोटे काम खुद करते हैं, उसके लिए मेड्स ही होती हैं हर काम करने की? अच्छा, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन आपको घर के काफ़ी काम खुद करने भी पड़ते हैं, करने भी चाहिए। आई थिंक इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बीइंग अ फीमेल इज टुवर्ड्स योर होम। आपको वहाँ पे एक अच्छा सपोर्टिव पार्टनर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को नहीं भी मिलता, दे आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि उनको मिलता हो। तो उनको क्या डिसीजन लेना है, उनको अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, तो उसमें ये सोचना कि मुझे अपना करियर ही बनाना है, मुझे घर को नहीं देखना, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द वाइज डिसीजन। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी को भी ऐसा रिकमेंड करना चाहिए। हाँ, आप प्रॉपर प्लानिंग से चीज़ें बहुत ठीक कर सकते हो। मुझे पता है मेरे घर में बहुत सारे काम मैं खुद करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी मिलती है करने की। लॉन्ड्री मैंने वीकेंड के ऊपर अपना एक दिन, सैटरडे इज़ द होम डे फॉर मी, उसमें मैंने घर के सारे काम करने हैं। मुझे अपने लिए कबाब शबाब बनाने हैं तो इनटू द किचन में अपने खाना बनाती हूँ। मैं अपने पूरे वीक के अपने अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करके उनको हैंग करके रखाती हूँ। आई कैन डू इट टू द लॉन्ड्री एज वेल, मैं भेज सकती हूँ। बट मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि चलो मेरी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है टुवर्ड्स माई हस्बैंड एंड टुवर्ड्स माई फैमिली, अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू टू देम। अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए ना। वो मुझे अगर इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी किस्म की शर्म की बात नहीं होती। समटाइम्स आई डू कुक, मेरी मदर इन लॉ अच्छा खाना बनाती है, शी डू कुक। मैं घर जाती हूँ, मैं उनसे पूछ लेती हूँ आपने रोटी खानी है, मैं आपके लिए रोटी बना दूँ, तो मैं रोटी बना दें, हम साथ बैठ के खा लेते हैं। चाय बनाने लगती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ अच्छा आपके लिए चाय बना दूँ, संडे को मीट नहीं आ रही, हेल्पर नहीं आ रही, तो आई वॉश द डिशेज। तो घर के जो भी रेगुलर रूटीन के काम होते हैं मैं बड़ी खुशी से करती हूँ। आई थिंक उसको ना करने में किसी किस्म की शर्म भी नहीं है। मैं बड़ी खुशी से बताती हूँ कि आज मैंने ये नया सीखा, ये नया पकाया, ये नया काम किया। गर्ल्स की जहन में ये इमेज होता है कि बस फिर जब हम, यानी शायद ये शुरू करते ही उनके जहन में ये आ जाता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अब हम बड़ी जगह बड़े स्टेप ले लिए हमने ज़िंदगी में, अब ये घर के छोटे मोटे काम नहीं करने। तो क्वालिफाई करके तो जो इमेजिनेशन में यही होता है कि शायद कोई फ्लीट होगी घर में काम करने वालों की जो सब काम करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस अप्रोच के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से चला जा सकता है। देखिए, आप घर इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहीं भी जाएंगे ना शाम को आपने घर ही आना है। सो अगर आपके घर में आपकी पर्सनल इनपुट नहीं होगी ना तो आपको पर्सनल फीलिंग भी नहीं आएगी। आप अपने दफ्तर में जाके अपना काम किसी एम्प्लॉय से तो नहीं कराते ना, आप उसको खुद पेन लेके करते हैं। तो जो घर जो कि एक्चुअली में मेरा मस्कन है, रहने की जगह है, वहाँ पे मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनल अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो उसके काम काज करने में तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई शर्म ना होनी चाहिए, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी मिलती है अपने घर के खुद काम करने की। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है तो मुझे सपोर्ट मिल जाती है। जहाँ नहीं भी मिलती, आई थिंक बहुत लोग बहुत अच्छा प्लान भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं। तो आई एग्री टू यू कि सीए कर लेना या किसी भी प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाना का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप घर की चीज़ों को ना देखें। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू ऑन। जब आप दफ्तर के अंदर बैठे हैं तो आप बैठ के घर के काम नहीं कर सकते ना, यू हैव अ डिफरेंट हैट। आप किसी क्लाइंट से मीटिंग करने गए हैं तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट हैट। जब आप घर आए हैं तो योर हैट इज कम्प्लीटली चेंज टू अ होम मेकर, नॉट टू अ एनी CEO or to a boss or to anything. You're a homemaker and you should remain to be a homemaker. And when you are in office, you are a colleague, you are a boss, you are a whatever person you are, you have that hat. So just switching of responsibilities है ना, I think ये हमें हमारा प्रोफेशन भी सिखाता है कि आपको किसी से बात करनी है। आप जैसे मैंने एक प्रोक्योरमेंट की हेड पहनी, मैं पैकरा आई तो मैंने एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की हेड पहनी, सो मैं घर जाऊंगी तो मैं एक होम मेकर की ही हेड पहनूंगी और मैं वैसे ही बिहेव करूंगी और मुझे वैसे ही बिहेव करना चाहिए। अदरवाइज हम ओड लगने लग जाते हैं। अच्छा, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पीपल इन्वेस्टमेंट की बात भी की। बिकॉज कभी फेसबुक देखें तो लग रहा होता है कि आपने सबको गैदर भी किया हुआ है,
कोई फर्म्स के वो सारे लोग जो कभी इकट्ठे होते थे या ओवर द पीरियड कुछ अर्सा वो कोई दुबई से आया हुआ है तो सब लोग मिल जाते हैं, क्या ये प्रोफेशनली अच्छी होती है, ज़रूरी है, करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। पहले आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कि हम मेरा मानना है कि हम इंसान जो है ना एक सोशल एनिमल हैं। सोशल एनिमल का मतलब ही ये होता है कि आपने सोसाइटी में डिफरेंट लोगों से कनेक्टेड होकर रहना है, आप डिसकनेक्टेड होकर कभी भी नहीं रह सकते। सो मेरा खुद भी मोटो ये होता है और मैंने हमेशा कोशिश भी यहाँ की है, चाहे मैं फर्म में सीनियर हूँ, चाहे मैं पैकरा के अंदर मैनेजर की पोजीशन पे हूँ, मेरे पास एक टीम है। सो मैं उन लोगों को एक लेवल ऑफ कंफर्ट दूँ, मैंने उनको सिखाना है, लेकिन मैं डांट के भी सिखा सकती हूँ, मैं उनको एक उनका स्पेस दे के भी सिखा सकती हूँ। और जब आप उनको उनका स्पेस दे के सिखाते हैं ना तो हर कोई बहुत शौक से सीखता है। और जब बहुत शौक से सीखता है ना तो एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होता है। मुझे पता है मेरी टीम में 6 डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट साइकी के लोग हैं, मैं सबको एक तरह से नहीं डील कर सकती। सो आई प्रेफर कि मैं उनको उनके लेवल के ऊपर उनकी साइकी के ऊपर आके डील करूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक पर्सनली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। कभी कोई मसला होता है, दे कैन कम अप टू मी एंड शेयर देयर पर्सनल स्टफ्स विद मी। मुझे कोई मसला होता है, आई कैन शेयर माई पर्सनल स्टफ टू देम। सो आप एक ज़िंदगी के अंदर एक सोसाइटी के साथ चलने में आपके लिए आसानी हो जाती है। अब मेरा फॉर्म का टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, मेरी लाइफ का द मेमोरेबल टाइम पीरियड। उसकी वजह भी यही है कि वो जो दोस्तियाँ थी, वो जो रिलेशनशिप्स तब बिल्ट हुए थे, वो अब तक चल रहे हैं और वो इस लेवल के ऊपर चल रहे हैं कि मुझे कोई मसला भी होता है तो शायद मैं ना भी बताऊं तो बाज़ मेरी किसी फ्रेंड की कॉल आ जाएगी कि आई थिंक यू आर नॉट फीलिंग वेल, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं कहती हूँ आपको कैसे पता चला? उनका बस, या जैसे आपने कहा कि व्हेन यू डोंट शो अप, किसी कोई गैदरिंग हुई और आप नहीं आए तो अच्छा समझ आती है कि यार चलो गिव देम अ कॉल, कोई मसला हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो ये सोसाइटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। हम यहाँ पे सिर्फ पैसे कमाने, डिजिग्नेशंस को लेने तो नहीं आए, हमने सोसाइटी को कुछ तो देना है। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी तरफ से सोसाइटी की तरफ एक और छोटा सा पॉजिटिव गिफ्ट है या स्टेप है जो मुझे ज़रूर लेना चाहिए। किसी की ज़रूरत है, मैं क्या किसी की बात ही सुन लूँगी ना, चलो ठीक है वो वेंट आउट फील कर लेगा, किसी को अच्छा मशवरा दे दूँगी, किसी से अच्छा मशवरा मिल जाएगा। सो मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि पीपल इन्वेस्टमेंट, पीपल मैनेजमेंट जिस भी प्रोफेशन में है आप, जहाँ भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक इसमें चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आपने माशाल्लाह क्या कहते हैं, आर्टिकल्स आर्टिकल्स के बाद मल्टीपल जॉब्स। जब आप किसी नई जगह पर नए आर्टिकल करने जाते हैं या किसी इदारे में जॉब करने जाते हैं तो व्हाट आर द फैक्टर दैट फीमेल शुड कंसीडर टू मेक श्योर कि वो सिक्योर रहे और वो फोकस होकर अपना काम कर पाए? नहीं, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता कि कौन किस तरह से डील करेगा आपको। सो आई थिंक एक फीमेल को हर सेल्फ नीड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब हमारी 5 सेंसेस हैं तो मुझे लगता है फीमेल को ना अपने सेक्स सेंस हर वक्त एक्टिव रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ विजिलेंट होने की ज़रूरत है और आपको खुद अपने बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। आप को पता होना चाहिए कि आपने अगर किसी के साथ लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है, आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप एक किस लेवल तक जा सकते हैं और किस लेवल तक आपको जाना चाहिए और किससे आगे नहीं जाना चाहिए। सो जब आप खुद अपनी ज़ात में बहुत मजबूत होते हैं ना तब आपको मसले भी कम आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आते, हमारे माशरे के अंदर दिस इज़ द मिसोजिनी ऑफ द सोसाइटी कि यहाँ पे मेल डोमिनेंस है और जब एक लड़की घर से निकलती है उसको बहुत मसले आते भी होंगे, आते भी हैं। फर्स्ट स्टेप पे तो खुद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, खुद को स्ट्रांग होना चाहिए और हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो, वो भी नहीं होना चाहिए, वाइज डिसीजंस लेने चाहिए। आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते होंगे। जैसे हम अपनी जॉब के लिए बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं ना, हम अपनी लाइफ में इवन हमने कोई कपड़े भी परचेज करने होते हैं तो हम 4 जगह पे देखते हैं कि अच्छा ये कलर कैसा लगेगा, ये साइज कैसा। तो आप जब आपको एक एनवायरनमेंट में काम करें तो नीड टू बी वेरी वाइज, यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट ताकि आपके ऊपर मसले कम आए। और खुदा ना ख्वास्ता कि किसी मसले में आ भी जाते हैं तो आई थिंक आपको एक सपोर्ट ढूंढें। जैसे मैंने कहा कि पीपल मैनेजमेंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, कोई ऐसी दोस्त होनी चाहिए। इवन आपके पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लाइफ पार्टनर आपका जो हस्बैंड है, जो मैरिड, तो आपका स्पाउस बहुत अच्छा दोस्त होता है जिसके साथ आपको उस चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा रूट मिल जाए और आप उस चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। बट आई थिंक टू मी, मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि आप अपनी ज़ात में बहुत सबसे पहले स्ट्रांग हो ताकि आपको इस तरह के मसले फेस ही ना करना पड़े। यू सेट योर बाउंड्रीज वेरी क्लियरली ताकि उसको कोई इन्वोक ही ना करे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मसले में है तो देयर शुड बी सम एयर्स जो ऑनेस्ट एयर्स हों। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है जिससे आप बात कर सकें। व्हाट इज द पॉइंट जब आप कहें कि नो,
मतलब ये नहीं करना चाहिए मुझे, आप सोचते हैं ना कि जैसे अब ना ये दरमियान में एक पॉइंट है जहाँ पर आप कहते हैं कि यार अच्छा, आप फौरी तौर पे किसी इंसल्ट के जवाब में फौरी तौर पे रिजाइन भी नहीं करना, और आप अपने आप को सेफ सिक्योर फील भी रखें और काम भी करें। अच्छा, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि बस नाउ आई शुड क्विट, इज कोई ऐसा पॉइंट है? अच्छा, सबसे पहले आई थिंक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ये भी नहीं है कि किसी ने डांट दिया तो मतलब आजकल बच्चों के सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो वो वाली सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हर्ट होने की मैं बात कर रही। मैं बात कर रही हूँ कि जब आपको फिजिकली कुछ ऐसा फील हो, डिस्कम्फर्ट हो, फिजिकली आई थिंक नॉट द राइट वर्ड, मुझे क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए इसके लिए, आई थिंक जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाए, आपको सबके सामने बुला के किसी ऐसी बात पे डांट दिया जाए जिसमें आपकी उतनी गलती नहीं है और आपने अपने आप को एक बताने की भी कोशिश की है, लेकिन आपको समझ आ रही है कि यार अब यहाँ पे ना ये तरीके बड़े डिफरेंट हो इंटेंशनल, जाते ये हैं, इंटेंशनल है। इंटेंशनली फॉर एग्जाम्पल आपको आपको डिस्करेज करने आपको की कोशिश की जाएगी। सारी टीम से एक सेपरेट ट्रीट किया जा रहा है, तो आप समझ आ जाती है कि मुझे अब सारी टीम से सेपरेट ट्रीट किया जा रहा है, तो या तो मैं पहले जाके बात करूँ कि मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों रखा जा रहा है, कोई मेरे में इशू है ना मुझे बता दें। लेकिन जब आपको समझ आ रही है कि बात नहीं बन रही, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको क्विट कर देना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपको कोई ऐसी ऑफर आ रही है, आप एक इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ मेल और फीमेल सब साथ में है, और आपको लग रहा है कि ये कंफर्टेबल नहीं है या मुझे आई शुड नॉट डू दिस, सो यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, उसके अंदर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो फिर आपको विसल ब्लो कर देनी चाहिए कि दिस इज लिसन, दिस इज माई बाउंड्री, इस बाउंड्री में मैं अपना प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, दिस इज माई पर्सनल स्पेस एंड यू आर नॉट वेलकम इन टू द स्पेस। सो उसमें तो विसल ब्लो इमीडिएटली करने की जरूरत है, उसको तो किसी किस्म से टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इसके एक 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 और पहलू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ उसमें, वो ये है कि आप किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि आप काम कर रहे हैं और कोई दूसरा बंदा मतलब आप कैसे सपोर्ट लें किसी दूसरे बंदे से। फौरी तौर पे आपके सीनियर ने आपको कोई बात कही और आपको लगा कि ये बाउंड्रीज को ब्रीच कर रहा है, तो क्या किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, किसी से पूछने की ज़रूरत है, या यू शुड मेक योर ओन डिसीजन कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है? अच्छा देखिए, आप सबसे अच्छे सेल्फ जज खुद ही हैं। आपको पता है अगर आपने कोई गलती की है ना और उसने आपको डांटा, तो आपको पता है कि इसने मुझे इस गलती पे डांटा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता हो कि आपने गलती नहीं की। आप अपनी जस्टिफिकेशन को नहीं सुनना चाहता, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन उसको आपको ये ज़रूर आइडिया होता है कि यहाँ पे मुझसे कोई गलती हो गई, इसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। आई थिंक उस सिचुएशन के अंदर तो किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो राइट पर्सन है वो कंसर्न पर्सन ही है, आप जाके उसको बता दें या उससे अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लें। क्योंकि बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि कोई बंदा आपको बहुत टफ टाइम दे रहा होता है। वो टफ टाइम इसलिए नहीं दे रहा होता कि वो आपको पसंद नहीं करता, और वो टफ टाइम आपको इसलिए दे रहा होता है कि उसको आपके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। वो शायद आपका भला चाह रहा हो, वो आपको इतना रगड़ा इसलिए लगा रहा है कि आपको एक अपलिफ्ट देना चाहता है। वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके बोलेगा कि इसको मैंने ये किया और आज ये इंसान बन गया है। तो आपको समझना चाहिए कि वो आपको प्रोफेशनली पर्सनली किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। वी आर सो वेरी इंटेलिजेंट, हमें इतनी विजडम तो पता होती है ना कि मुझे किस लिए कह रहा है। तो अगर मुझे प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रो करने के लिए कह रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए। आई थिंक उसके ऊपर आपको रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उस बंदे का एहसानमंद होना चाहिए कि वो आपको एक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सनल स्पेस में आपको तंग की जा रही है, आपकी ऐसी चीज़ के ऊपर तंग की जा रही है जिसका कोई ताल्लुक आपके प्रोफेशनलिज्म से नहीं है, सो वहाँ पे आई थिंक आपको फिर बता देना चाहिए। और जहाँ हमने बात की कि कोई सी बंदे से बात करनी चाहिए, तो बंदा भी बड़ा वाइज होना चाहिए ना, जो आपके हक में बेहतर फैसला। बाज़ों का लोग बहुत अच्छे मशवरे भी नहीं देते, तो आई थिंक आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपकी स्पाउस है, सो वो लोग हैं जो कभी आपके साथ गलत बयानी नहीं करेंगे, तो शायद वो आपको सबसे बेहतर मशवरा भी दे सकते हैं देन यू योरसेल्फ। और फिर अल्लाह तो है ही ना, बहुत सारे रास्ते आप उसके ऊपर छोड़ें, वो खुद ही आसान करता जाएगा। अच्छा, लास्ट में वो लोग जो सीए में आना चाहते हैं, वो गर्ल्स जो सीए में आना चाहती हैं और सोचती हैं कि आए या ना आए, मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, उनको क्या एडवाइस दें? अच्छा, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी ना, तो मुझे भी लगता था कि बहुत ही मेल डोमिनेट प्रोफेशन है और शायद लड़की मुश्किल से सेट इन होती होगी, क्योंकि तब इतनी लड़कियां होती भी नहीं थी। लेकिन जब आप इस प्रोफेशन के अंदर खुद कदम रखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि इसके तो इतने डायमेंशंस हैं और आप इसको इतनी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं कि ये शायद किसी लड़की के लिए सबसे फ्लेक्सिबल प्रोफेशन बन जाता है। आप जॉब नहीं करना चाह रहे, फर्म में चले जाएं। आप फर्म में नहीं रहना चाह रहे, टीचिंग कर लें। आपको पढ़ाई का शौक है, कोई और ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि आप टीचर भी हो सकते हैं, आप इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, आप फर्म में भी काम कर सकते हैं, आप अपना भी काम कर सकते हैं।
मतलब ये आपको और एक लड़की को तो इतने ऑप्शंस देता है, और उस ऑप्शंस को स्विचिंग के भी इतने मौके देता है कि आपके लिए एक वो ऐसी डायमेंशन है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको लग रहा है कि मुझे कम टाइम चाहिए, आप कुछ फ्लेक्सिबल जॉब्स कर लें, हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल जॉब्स भी आती हैं। आप एक क्लास आके पढ़ा लें, आप अपडेटेड रहेंगे, मतलब यू वांट टू बी अपडेटेड ना, तो आप आके पढ़ा लें। आपको एक ब्रेक चाहिए, आप एक ब्रेक लेके दोबारा प्रोफेशन में आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है। एक तो इसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलती है, और एक एक्नॉलेजमेंट आपको फील होती है, माशरे में इज्जत होती है। और इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन अगर आप उसकी फील्ड्स की बात करें ना, आपको आप ऑडिट में जा सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, प्रोक्योरमेंट के अंदर जा सकते हैं, आप टैक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लॉ पढ़ा सकते हैं, मतलब दे आर नो लिमिट टू दिस प्रोफेशन। तो एक लड़की के लिए जहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, और इवन टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबिलिटी, आप ब्रेक लेके दोबारा आ जाएं, घर से बैठ के काम कर लें, आप फ्रीलांसिंग काम कर लें, आप टीचिंग कर लें, आप फर्म में चले जाएं। सो आई थिंक दिस इज द आइडियल प्रोफेशन फॉर अ फीमेल। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने सोचा था कि यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन और बस। अच्छा, मेरे अपने साथ भी ऐसा मैंने देखा है कि माँ बाप आए, पेरेंट आए साथ बेटी को लेके, मुझे उनकी वालदा कह रही कि आज बहुत अच्छा प्रपोजल है इस बच्ची के लिए, और ये बच्ची कह रही मैंने सीए करना है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? अब मैं मतलब उम्र के उस पॉइंट पर नहीं था कि मैं उन्हें ये वाली एडवाइस करता कि बच्ची की शादी करें या क्या करें, बट अब मुझे यकीन है कि आप इसका बहुत बेहतर गाइड कर सकेंगे। अच्छा, आई थिंक बच्चे को ना करियर बनाने दें, उसको इंडिपेंडेंट होने दें। ज़िंदगी के हालात का कभी किसी को नहीं पता होता, कब किस तरफ चले जाए ना। तो जब बच्चा एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए। सीए की फील्ड की तो मैं बात नहीं करता ना, कोई भी हुनर होना चाहिए। सो एक अच्छे प्रपोजल आना बहुत ज़रूरी है, शादी एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल है माँ बाप जो अपने बेटियों के साथ सबसे बड़ी नेकी करते हैं ना, वो उनको कोई हुनर देने की नेकी करते हैं। मतलब आई पर्सनली सेड थैंक यू टू माई मदर कि आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे एक वो डिग्री कराई जिसकी वजह से मैं आज अपने पाँव पे खड़ी हूँ। ज़रूरी नहीं है, खुदा ना खास्ता मेरे फैमिली को कोई ऐसी टर्बुलेंट सिचुएशन आ जाती है तो मैं हाथ छोड़ के नहीं बैठूंगी। मैं उनको कहूँगी कि ठीक है, आई एम विद यू। वो मुझे जॉब का अगर कहते हैं कि नहीं करना तो ठीक है, मैं नहीं करूँगी, बट कोई ऐसा मसला आ जाता है तो मुझे कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को हुनर दें, लेट देम बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके बाद जॉब करनी है नहीं करनी, उन्होंने अपनी फैमिली, उनको लगता है नहीं बेहतर तरीके से चल रही है और हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहा है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो अपना जॉब करें। लेकिन आप प्रिपेयर्ड होंगे किसी भी एक ऐसे वक्त के लिए जिसके ऊपर आप बहुत बाइज्जत तरीके से अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन होने से। थैंक यू सो मच अली, आपका इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है, आपके साथ फर्म में भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। अपने ऑडियंस से लास्ट में यही कहूँगा कि मैंने तो आपके साथ बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी पूरी शेयर की। मैंने खुद अपनी ज़बानी सुनाई किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। ये ग्रेस जो नज़र आती है, इसके बैक एंड पर बड़ी मेहनत होती है, और हमारी यही कोशिश है कि इसको एक्सप्लोर करें, बच्चों तक वो मेहनत पहुंचाएं, ताकि वो ये वाली मेहनत करें, ताकि फिर ये वाली ग्रेस भी हासिल करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।